Hey guys, today we are going to unfold and construct the story of modern Indian history. आधुनिक भारत की इतिहास की कहानी हमारे यूपीएससी प्रीलिम और एमपीएससी प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है एंड दिस सिग्निफिकेंट पोर्शन और द स्टोरी ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री वी आर गोइंग टू अनअर्दन टुडे। क्योंकि किसी भी चीज़ को जब हम स्टोरी फॉर्मेट में याद रखेंगे तो चीज़ें वी विल कीप इन आवर माइंड फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। एट द सेम टाइम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की स्टोरी में बहुत सारी चीज़ें ऐसे होंगे। देखिए गाइज, हम इस बार स्टोरी को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ब्रॉडर क्रोनोलॉजी, ब्रॉडर इवेंट और ब्रॉडर पर्सनालिटीज़ के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। सो दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी द डिटेल्ड वन, बट दिस इज़ गोइंग टू बी द वेरी हैंडी lecture for the revision and for understanding the modern Indian history for the aspirant as well as for the general people of our country, that we should know about the glorious past and the glorious modernity of our traditions. तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरुआत करते हैं हमारे बहुत ही रोमांचक सफ़र के बारे में। ये सफ़र जहाँ 150 वर्ष ब्रिटिशों ने हम पर रूल किया, ये ऐसा सफ़र जहाँ ग्लोरियस मुग़ल साम्राज्य का डिस्ट्रक्शन हुआ, ये ऐसा सफ़र जहाँ मराठा एम्पायर का इमर्ज हुआ, एक ऐसा सफ़र जहाँ बहुत सारे रीजनल प्रिंसिपैलिटीज़ या इंडिपेंडेंट स्टेट उभर कर आए, कुछ देर रूल किया और फिर वो डिफीट हो गए। ये कहानियाँ हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ये छोटी छोटी कहानियाँ जब हम कनेक्ट करते हैं तब हमारे पास आता है एक ब्रॉडर पिक्चर, और ये ब्रॉडर पिक्चर या ये ब्रॉडर फिल्म जो है ये है आधुनिक भारत का सिनेमा। तो चलिए शुरू करते हैं आधुनिक भारत के सिनेमा में। जब भी हम सिनेमा देखते हैं तो हमें कुछ चीज़ें जो हमारे पास से प्रेजेंट को कनेक्ट करती है या हमारे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का कनेक्शन हमारे मेडाइवल हिस्ट्री से जो भी रहा है वो समझना बेहद ही ज़रूरी होता है। क्योंकि किसी भी चीज़ की नींव या बेस जब तक हम समझते नहीं तब तक हम ऊंची ऊंची इमारतें के बारे में जो जानकारी लेते हैं वो महज ऊपरी तौर की जानकारी होती है। इसलिए हम शुरू करते हैं थोड़ी सी जानकारी जिससे हमारा बेस बने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का। तो चलिए थोड़ी सी जानकारी लेते हैं मध्ययुगीन भारत की। मध्ययुगीन भारत के मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के ठीक पहले हमारे यहाँ मुगलों का शासन था। वी ऑल नो दैट द मुगल रूल वाज इस्टेब्लिश बाय द बाबर इन 1526। तो मुगल रूल में हु इज़ द फाउंडर ऑफ मुगल रूल इन इंडिया? मुगल एम्पायर का फाउंडर था बाबर। बाबर ने 1526 में मुगल एम्पायर की नींव भारत में रखी और 1530 तक ही रूल्ड ओवर द इंडिया। उसके बाद आफ्टर बाबर हु केम टू द पावर, हिज सन हुमायून केम टू द पावर and he ruled till 1540. After 1540, for a brief 15-16 year, we have also experienced and witnessed the rule of सूरी डायनेस्टी। क्योंकि इन बैटल ऑफ चौसा 1540 के चौसा के बैटल में हुमायून का शेरशाह सूरी ने पराभव कर दिया था और सूरी डायनेस्टी की इस्टेब्लिशमेंट की थी। तो ब्रीफ पीरियड तक हमारे यहाँ सूरी डायनेस्टी थी। सूरी डायनेस्टी थी 1540 से लेकर 1556 तक गाइज। इन छोटे से पीरियड में सूरी डायनेस्टी के जो एबल एडमिनिस्ट्रेटर थे शेरशाह सूरी, ही इज़ नोन इन द हिस्ट्री फॉर हिज वेरियस इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। जैसे कि उन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड का कंस्ट्रक्शन किया था, उन्होंने रुपीज़ यानी करेंसीज का यूज़ करना शुरू किया था इंडिया में, रुपीज़ करेंसी का। एट द सेम टाइम उन्होंने लैंड में मतलब ज़मीनी तौर पर भी बहुत सारे सुधार किए थे। तो सूरी डायनेस्टी में ये हुआ था।
जब हम सूरी डायनेस्टी के बाद में देखते हैं तो हुमायून केम बैक अगेन टू द पावर आफ्टर शेर शाह सूरी। द सक्सेसर ऑफ द सूरी डायनेस्टीज वेर वीक, सो दे वेयर डिफीटेड बाय द हुमायून। और हुमायून 1556 में आए, ही डिफीटेड द सूरी डायनेस्टीज लास्ट रूलर, ही केम टू द पावर एंड अगेन री एस्टैब्लिश द मुगल एम्पायर। लेकिन फिर भी वो ज़्यादा देर तक रूल नहीं कर पाए क्योंकि ही डाइड। जब वो लाइब्रेरी में से नीचे उतर रहे थे तो सीढ़ियों से गिरकर उनकी मौत हो गई। उनके बाद में आते हैं गद्दी पर द ग्रेट अकबर एंड ही रूल फ्रॉम 1556 टिल 1605। तो अकबर ही इज नोन इन द हिस्ट्री फॉर हिज वेरियस इकोनॉमिक, सोशल, रिलीजियस, एडमिनिस्ट्रेटिव, गवर्नेंस एंड मेनी अदर रिफॉर्म। उसके बाद में आते हैं सलीम यानी जहांगीर, एंड जहांगीर रूल टिल 1605 टू 1627 एंड आफ्टर जहांगीर वी हैव द शाहजहां एंड ही रूल टिल 1658। और उसके बाद में वी ऑल नो हु केम टू द पावर, औरंगजेब, and he ruled 1658 to 1707। वहाँ पर औरंगजेब के डेथ के बाद वी सी द वीक सक्सेसर टू द मुगल एम्पायर। और उसके बाद में वी स्टार्ट लुकिंग इनटू द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया, क्योंकि उनके बाद जो सक्सेसर रहे औरंगजेब के, दे वेर द वीक रूलर। एट द सेम टाइम द सेंट्रलाइज्ड administration started declining. Different independent states started emerging, like in Nizam we see that guy Chinkuliz Khan, and in Awadh we see Sadat Khan, in Bengal we see Murshid Ali Khan, Nizam ul Mulk Asaf Jahan in Hyderabad. So these are the people who declare themselves independent ruler in their own regional kingdoms. तो ये था मध्ययुगीन भारत, मतलब इस तरह के कुछ इवेंट या रूल मध्ययुगीन भारत में हो रहा था। उसी दौरान मध्ययुगीन भारत में ही हमारे यहाँ शुरुआत हुई थी एडवेंट ऑफ यूरोपियन की, मतलब यूरोपियन पावर के भारत में आने की या आगमन की जो स्टार्ट हुआ था, शुरुआत हुई थी, वो इसी दौरान हुई थी। देखिए ये क्यों हुआ था, क्यों भारत में यूरोपियन स्टार्टेड कमिंग, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उनका इम्पैक्ट क्या पड़ा हमारे ऊपर, ये हमारे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को समझने के लिए समझना बेहद ही ज़रूरी है। तो देखिए गाइज, लगभग हम जानते हैं कि ये हम निकाल रहे हैं बेसिकली यूएसए, उसके बाद में ये जो है ये तो हम निकाल रहे हैं अफ्रीका, ठीक है। तो यहाँ पे है अराल माउंटेन, ठीक है ना गाइज, मतलब अराल माउंटेन सेपरेट्स रशिया एंड यूरोप, एशिया एंड यूरोप। सो बेसिकली वी कैन से दैट ये जो पूरी कंट्रीज है इधर वाली, दे आर द यूरोपियन नेशंस, यूरोपियन पावर्स। जैसे कि यहाँ ब्रिटेन है, यहाँ पुर्तगीज है, यहाँ स्पेन है, या फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, यहाँ पे सपोज नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, ये जो पूरा की पूरा है यूरोप गाइज। तो देखिए सदियों से यूरोपियन जो व्यापारी थे, यूरोपियन जो ट्रेडर थे, उनका भारत के साथ ट्रेड हो रहा था, वस्तुएं खरीदी जा रही थी, वस्तुएं बेची जा रही थी, भारत से वस्तुएं लेकर वो यूरोपियन मार्केट में बेच रहे थे, जिसको बेचकर उनको बहुत ज़्यादा मुनाफा हो रहा था। मीन्स दे वर गेटिंग ह्यूज प्रॉफिट मार्जिन व्हेन दे वर सेलिंग द इंडियन गुड्स इनटू द यूरोपियन मार्केट्स। तो कुछ इस तरह का मध्ययुगीन भारत में हो रहा था और इस तरह का कुछ मध्ययुगीन यूरोप में चल रहा था। पहले यूरोप में
रोमन एम्पायर था, ईस्टर्न रोमन एम्पायर और वेस्टर्न मतलब पूर्वी और पश्चिमी रोमन एम्पायर। कुछ लगभग 5वीं शताब्दी में पश्चिमी रोमन एम्पायर ख़त्म हुआ था, लेकिन जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर है, जो हिस्ट्री में नोन है बाइजेंटाइन एम्पायर के नाम से, वो कंटिन्यू कर रहा था। मतलब यहाँ पे मुगल रूल है और यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे रोमन एम्पायर था। ठीक है गाइज, तो देखिए, और व्यापार भी चल रहा था। मतलब हम देख सकते हैं कि कैसे हो रहा है। यहाँ पे यूरोपियन, यहाँ पे मध्ययुगीन भारत में मुगल रूल है और व्यापार हो रहा है यूरोपियन का भारत के साथ, और वो व्यापार जो हो रहा है वो हो रहा है इस मार्ग से, मतलब लैंड रूट से व्यापार हो रहा है गाइस। सपोज हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो अपन इंडिया देख रहे हैं, तो यहाँ पे मतलब वहाँ पाकिस्तान भी अर्लियर वाज द पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, ईरान, इराक, यहाँ पे तुर्की, कुछ इस तरह से, यहाँ पे इजिप्ट भी, मतलब कुछ इस तरह से जो है गाइस। तो वो जो ट्रेड है वो हो रहा था इंडिया का यूरोपियन पावर के साथ, यूरोपियन कंट्रीज के साथ, और वो जो ट्रेड था वो लैंड रूट से हो रहा था, ज़मीनी मार्ग से हो रहा था। ठीक है, लेकिन और मतलब देखिए, ट्रेड ज़मीनी मार्ग से हो रहा था, कोई दिक्कत क्यों नहीं आ रही थी? क्योंकि दिक्कत आने का सवाल ही नहीं था। यहाँ पे जो थे, यहाँ पे इस पूरे एरिया में बाइजेंटाइन एम्पायर का रूलर था, मतलब बाइजेंटाइन एम्पायर रूल कर रहा था। और बाइजेंटाइन एम्पायर क्रिश्चियन लोगों का, मतलब दे वेर द वाइट पीपल, दे वेर द क्रिश्चियन। और हम सब जानते हैं कि मुस्लिमों का और क्रिश्चियन का मतलब क्रूसेड चल रहा था, जिसे हम धार्मिक युद्ध भी कहते हैं। एवरी बोथ वांटेड टू इंक्रीज देयर स्पेयर ऑफ इन्फ्लुएंस, बोथ वांटेड टू मेक मोर एंड मोर पीपल इनटू देयर रिलीजन, दे वांटेड टू ऐड मोर एंड मोर पीपल इनटू द रिलीजन, और ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन कब्जा करना चाहते थे। तो बाइजेंटाइन एम्पायर होने के कारण, क्रिश्चियन पीपल का यूरोपियन पावर के रूलर होने के कारण उनको इस लैंड रूट से कोई भी समस्या नहीं थी भारत के साथ व्यापार करने में। लेकिन ये जो इक्वेशन है, ये जो समीकरण है, वो बदल गया इन 1453। और क्यों बदला, ये डेट आप हमेशा के लिए अपनी मेमोरी में रखिए, 1453। क्योंकि उस डेट में क्या होता पता है, यहाँ पे तुर्की है, ठीक है ना, तुर्की में जो ऑटोमन एम्पायर है, उन्होंने बाइजेंटाइन एम्पायर को डिफीट करके ऑटोमन तुर्क मतलब ऑटोमन एम्पायर इस्टेब्लिश किया। मीन्स व्हाट वी कैन से, ऑटोमन एम्पायर डिफीटेड द बाइजेंटाइन एम्पायर एंड बिकेम द न्यू रूलर। अब ये न्यू रूलर बन गए, मतलब कॉन्स्टेंटिनोपल, आज का इस्तांबुल, जो कि तुर्की की कैपिटल भी है। तो जो कॉन्स्टेंटिनोपल है यहाँ पे तुर्की में जो था, दैट वाज द मेन ट्रेडिंग सेंटर। वो मेन ट्रेडिंग सेंटर भी था और मेन रूट भी था, मतलब मेन सिटी भी थी इस रूट पर की। अब क्या हुआ, बाइजेंटाइन एम्पायर गॉन एंड हु इस्टेब्लिश ऑटोमन तुर्क। अब आ गए ऑटोमन तुर्क, और ऑटोमन तुर्क कौन है गाइस, ऑटोमन तुर्क आर मुस्लिम। तो आप सीधी सी बात है, मुस्लिम जो कि क्रिश्चियन के साथ उनके एनिमिकल या दुश्मनी तरीके के संबंध थे, वो नहीं चाहेंगे कि व्यापारी, यूरोपियन व्यापारी इस लैंड रूट से आए, प्रॉफिट कमाए। तो वो उन्होंने क्या शुरू किया, दे स्टार्टिंग लूटिंग द यूरोपियन ट्रेडर, दे स्टार्टेड इंक्रीजिंग द टैक्सेस ऑन द यूरोपियन ट्रेडर्स गुड। मतलब जो भी चीज़ें हैं उन पर उन्होंने टैक्स ज़्यादा इंक्रीज किया, लूट मार हो रही थी, खून खराबा हो रहा था। इसलिए ये जो व्यापार था, ये जो रूट था, वो रूट अब प्रॉफिटेबल भी नहीं रहा, मतलब टैक्सेस बढ़ गए। और दूसरी बात, सिक्योर भी नहीं रहा, क्योंकि लूट मार हो रही थी यूरोपियन ट्रेडर की। तो अब इस सिचुएशन में व्हाट यूरोपियन पावर्स, यूरोपियन ट्रेडर विल डू, उनके पास में केवल दो ऑप्शन है। एक तो इंडिया के साथ जो ट्रेड है वो ख़त्म किया जाए या बंद किया जाए, मतलब दे शुड ऑफ द ट्रेड विद इंडिया, या फिर न्यू रूट खोजा जाए इंडिया की तरफ। एंड ऑल द यूरोपियन पावर went for the second option, that is they started looking and searching the new route to India। और इस तरह से हुई भारत में समुद्री मार्ग खोजने की शुरुआत। तो गाइस, नाउ सो फार यू ऑल न्यू क्यों यूरोपियन पावर को भारत में सामुद्रिक मार्ग की खोज करनी पड़ी, क्यों वास्को दी गामा को भारत में सी रूट से आना पड़ा। ठीक है,
इस तरह से हम समझ चुके हैं। अब हम जानते हैं कि न्यू सी रूट खोजना इतना भी आसान नहीं था यूरोपियन पावर के लिए। इसलिए क्या हुआ, जो ये दो कंट्रीज है मतलब पोर्तुगीज और स्पेन, दिस वेर द फोर रनर, मतलब वो अग्रेसर थे भारत की तरफ सी रूट खोजने के लिए। उनके जो राजा थे जैसे हेनरी द नेविगेटर, उन्होंने किया कि अब बहुत सारे जो बहुत सारे खलासी है, ऑल दोज हु वांट टू सर्च न्यू रूट टू द इंडिया, उनको इनकरेज किया, प्रमोट किया, उनको अच्छी अच्छी शिप दी, ठीक है ना। तो फर्डिनांड मैगलन, वी ऑल नो फर्डिनांड मैगलन सर्कम नेविगेटेड द एंटायर वर्ल्ड, उन्होंने पूरी अर्थ की परिक्रमा की। उसके बाद में जो नया नाम आता है, मतलब देखिए स्पेन और पोर्तुगीज उन दोनों में क्या हुई, एक कंपटीशन स्टार्ट हो गई, कौन ज़्यादा से ज़्यादा न्यू कंट्रीज खोजेगा, कौन ज़्यादा से ज़्यादा न्यू आइलैंड खोजेगा। इसलिए नई खोज करने के बाद किस पर किसका अधिकार होगा, इसके बारे में भी उनके जो ये थे उनके बीच कोई ट्रीटी नहीं थी, इसलिए उनके बीच सदा संघर्ष शुरू रहता था। सो दे रीच ऑन अ ट्रीटी, इन चीज़ों के लिए सॉल्यूशन निकालने के लिए उन्होंने एक एग्रीमेंट किया जो इतिहास में जाना जाता है ट्रीटी ऑफ टॉर्डिसिलास के बारे में। इसको बोलते हैं गाइस ट्रीटी ऑफ टॉर्डिसिलास। अब ये क्या है, देखिए ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये यूरोप है, और यहाँ पे अटलांटिक ओशियन। तो उन्होंने क्या है, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की अटलांटिक ओशियन के बीच में, और ये डिसाइड हुआ कि इधर के मतलब ईस्ट वाले जो भी कंट्री, जो भी आइलैंड, जो भी कुछ खोजा जाएगा उस पर पोर्तुगीज का रूल होगा, मतलब पोर्तुगीज अधिकार कहेंगे, और इस तरफ जो भी खोजा जाए उस पर स्पेन अपना अधिकार मानेगा। तो इस तरह से ट्रीटी ऑफ टॉर्डिसिलास हुई, और फिर शुरू हुई भारत की ओर आने की ये सफ़र। और यहाँ से एक बार्थोलोमू डायस करके जो ट्रेडर था वो यहाँ तक आया, ये अफ्रीका है, अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप तक, ठीक है गाइस, केप ऑफ गुड होप तक आया बार्थोलोमू डायस, लेकिन केप ऑफ गुड होप से वो फिर पीछे चला गया। उसके बाद में आई इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री, और ये है वास्को दी गामा की। वास्को दी गामा समवेयर अराउंड, देखिए ये है अफ्रीका, वास्को दी गामा यहाँ तक आया, ठीक है, मतलब केप ऑफ गुड होप को क्रॉस करके, और यहाँ पे है अपना इंडिया। यहाँ पे जो एक ये था अब्दुल माजिद करके एक ये था ट्रेडर, गुजरात का छोटा सा ट्रेडर, वो अपने शिप से रिटर्न जा रहा था। यहाँ पे वास्को दी गामा की शिप है, वास्को दी गामा और अब्दुल माजिद दोनों मिले, एंड वास्को दी गामा को बहुत खुशी हुई। ही थॉट कि चलो अब तो इंडिया हम जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि अब्दुल माजिद विल टेक हिम इनटू द इंडिया। और अब फिर उसी तरह से अब्दुल माजिद गाइडेड वास्को दी गामा टू रीच इंडिया, और भारत पे वास्को दी गामा पहुँचा। वहाँ कहाँ पहुँचा, यहाँ पे कालीकत, मतलब वास्को दी गामा रीच एट कैलिकट पोर्ट। उसके बाद में उसने कोचीन, कैनानोर और गोवा, वहाँ भी पोर्तुगीजों ने अपनी फैक्ट्रियाज इस्टेब्लिश की। यहाँ पे रूलर थे झामोरिन रूलर थे, उन्होंने वास्को दी गामा का अच्छे से वेलकम किया, ठीक है, हॉस्पिटैलिटी प्रोवाइड वगैरह की। वास्को दी गामा कुछ साल तक रहे, फिर बहुत सारी चीज़ें भारत से लेकर जैसे स्पाइसेस वगैरह रिटर्न गए, बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट मार्जिन हासिल किया, फिर से आए, फिर से चीज़ें खरीदी। मतलब वास्को दी गामा 1498 में फर्स्ट टाइम आए, उसके बाद में वो 1505 में भी आए, और फिर वापस जाके बहुत प्रॉफिट भी अचीव किया। उसके बाद से शुरुआत होती है भारत के पोर्तुगीज़ में अपने फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश करने की, ठीक है गाइज। होप आपको कुछ इस तरह से चीज़ें समझ में आ गई होगी, मतलब अभी तक की हिस्ट्री की स्टोरी आपको समझ आ चुकी होगी। तो जैसे अब कोई भी न्यू रूलर किसी न्यू कंट्रीज में जाते हैं, तो एक जाहिर सी बात होगी कि वो कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करना चाहेंगे जिस वजह से वो उन नई टेरिटरी को एडमिनिस्ट्रेटर कर सके। कुछ इसी तरह से हुआ। देखिए पोर्तुगीज कब आए, 1498 में, ठीक है। उसके बाद में उन्होंने गवर्नर या वाइसराय भेजना सेंड किया। उनकी जो फैक्ट्रीज है जैसे कोचीन, कैलिकट, कैनानोर, गोवा जैसी फैक्ट्रीज में अपना एडमिनिस्ट्रेटर मजबूत करने के लिए उन्होंने गवर्नर भेजे। जैसे उनका पहला गवर्नर है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा,
ही इज नोन इन द हिस्ट्री फॉर ब्लू कार्टेज पॉलिसी, ओके, ब्लू वाटर पॉलिसी एंड कार्टेज पॉलिसी। ब्लू वाटर मतलब जो भी अरेबियन सी का वाटर है वहाँ पे किसी भी तरह की नई शिप को आना जाना हो तो पोर्तुगीज की परमिशन लेनी पड़ेगी, या और कार्टेज सिस्टम था। मतलब ब्लू वाटर पॉलिसी में ओशियन पर कंट्रोल करना चाह रहे थे पोर्तुगीज, और कार्टेज सिस्टम के द्वारा वो कंट्रोल इस्टेब्लिश हो रहा था, ठीक है ना। ब्लू वाटर पॉलिसी एंड कार्टेज, कार्टेज माने एक परमिशन के पास इस ओशियन पर आने के लिए, अरेबियन सी या इंडियन के आसपास के ओशियन पर आने के लिए ब्लू मतलब पोर्तुगीज की परमिशन लेनी पड़ेगी। इस तरह से कार्टेज पॉलिसी के थ्रू वो ओशियन पर कंट्रोल करना चाह रहे थे। उसके बाद में उनका सेकंड रूलर, द रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज इन इंडिया, आए अल्बुकर्क। मतलब पहले फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, दूसरे बाद में थे अल्बुकर्क, और तीसरे आए अपने निनो डी कुना। अल्बुकर्क इज नोन इन द हिस्ट्री, उन्होंने गोवा कैप्चर किया, और उसके बाद में जो निनो डी कुना है उन्होंने अपनी कैपिटल गोवा में शिफ्ट कर दी, ठीक है। ये था पोर्तुगीज़ों का। अब दूसरी जो पावर आई थी गाइस, देखिए हमारी हिस्ट्री को समझने के लिए हमें ये समझना बेहद ज़रूरी है क्रोनोलॉजी, कौन सी पावर कब आई, उन्होंने कहाँ कहाँ अपनी फैक्ट्रियाँ इस्टेब्लिश की। देखिए पहले तो हम क्रोनोलॉजी समझते हैं क्योंकि ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। पहले आए पोर्तुगीज, उसके बाद में आए डच, उसके बाद में आए ब्रिटिश, और उसके बाद में आए फ्रेंच। ये आए 1600, ये आए 1664, ये भी 1600 के आसपास, और ये आए 1498 में, ठीक है। तो ये क्रोनोलॉजी आप समझ लीजिए, ठीक है। तो ब्रिटिशर ने क्या किया, ब्रिटिशर ने इन तीनों पावर का अच्छे से पराभव किया, मतलब ब्रिटिश डिफीटेड ऑल दिस फॉरेन पावर, ठीक है ना गाइज। देखिए जो पोर्तुगीज है, पोर्तुगीज, ठीक है, पोर्तुगीज का उन्होंने बैटल ऑफ सॉलीहोल, बैटल ऑफ सॉलीहोल 1612 में क्या किया, पराभव किया। जो डच है, डच का उन्होंने बैटल ऑफ बेदरा, बैटल ऑफ बेदरा में पराभव किया। और जो फ्रेंच है वो मतलब जो फ्रेंच और ब्रिटिश के ड्यूरिंग 3 कर्नाटिक युद्ध हुए थे, जिन्हें हम एंग्लो फ्रेंच राइवलरी भी कहते हैं, उनमें बैटल ऑफ वांदीवाश हुई थी। थर्ड कर्नाटिक थर्ड एंग्लो फ्रेंच वार में बैटल ऑफ वांदीवाश हुई थी। क्या बैटल ऑफ वांदीवाश, ये हुई थी गाइज 1760 में, और ये हुई थी 1759 में। मतलब 1716 आते तक ब्रिटिशर ने पोर्तुगीज, डच और फ्रेंच तीनों को कंप्लीटली क्रश कर दिया था, एंड दे इमर्ज एज अ सोल एंड होल पावर, सोल एंड होल, बट विच पावर, सोल एंड होल फॉरेन पावर, ब्रिटिश फॉरेन पावर। मतलब अब उनको टक्कर देने के लिए कोई विदेशी सत्ता तो नहीं थी, लेकिन ऑब्वियस सी बात है भारतीय रूलर तो होंगे ही होंगे, क्योंकि भारतीय रूलर को डिफीट किए बिना वो 150 साल तक राज नहीं कर पाएंगे, या फिर वो अपना स्वयं का शासन इंडिया पर इस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे, ठीक है गाइज। तो हम अब जानते हैं कि उन्होंने किस तरह भारतीय शासकों का भी पराभव किया वन बाय वन। लेकिन इससे पहले थोड़ी सी हिस्ट्री जानना हमें बेहद ज़रूरी है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का 1857 तक का जो सफ़र रहा है, वो सफ़र जानना हमारी आने वाली मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए न्यू रखने वाला है। तो जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी कब इस्टेब्लिश हुई थी, ये 1600 में। ओके गाइस, सो ईस्ट इंडिया कंपनी देखिए EIC 1600 में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में इस्टेब्लिश हुई। उनको क्वीन एलिजाबेथ ने एक चार्टर दिया 15 ईयर का। उस चार्टर में ये था कि 15 ईयर तक ईस्टर्न कंट्रीज के साथ व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की पूरी एकाधिकार शाही रहेगी। मतलब नो अदर company will trade with the eastern countries. East India Company will only be the single company, or we will मतलब East India Company will have the complete monopoly to trade with the eastern nation. कुछ इस तरह का चार्टर गाइज उनको मिला था ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है।
फिर 1608 में क्या हुआ, कैप्टन हॉकिंस गए मुगलों के कोर्ट में। कौन था तब 1608 में, 1605, सलीम यानी जहांगीर, नए नए गद्दी पर आए थे जहांगीर, तो नए थे इसलिए जो नोबल थे वो उनकी बातें मानते भी नहीं थे। फिर भी कैप्टन हॉकिंस 1608 में गए जहांगीर के दरबार में। क्यों गए? क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वांटेड टू इस्टेब्लिश सम फैक्ट्रीज इन इंडिया, कुछ फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश करना चाहती थी। क्योंकि क्या है, ऐसा तो नहीं था ना कि इंडिया से माल खरीदी करेंगे और डायरेक्टली ब्रिटेन में जाके बेच देंगे। माल लेंगे, अपने गोदाम में रखेंगे, कुछ दिन तक रुकेंगे, जैसे जैसे उनको टाइम मिले उस प्रकार वो माल बेच देंगे। इसलिए वो स्टोरेज के लिए उनको फैक्ट्री चाहिए थी, कुछ लोगों को रखना था भारत में, उनके लिए उनको फैक्ट्री चाहिए थी, मतलब उनको जो भी एम्प्लॉय थे उनको। तो इसलिए फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने की परमिशन ग्रांट होने के लिए, मांगने के लिए वो सलीम यानी जहांगीर के कोर्ट में पहुंच गए। जहांगीर ने शुरुआत में तो उनको परमिशन दे दी, लेकिन वो ही नए रूलर थे, उनकी बातें कुछ कोई मान ही नहीं रहा था। इसलिए ड्यू टू द कोर्ट फैक्शनलिज्म, कोर्ट में बहुत सारे नोबलों के बीच एकमत नहीं था, इसलिए वो जो परमिशन थी वो वापस ले दी, मतलब वापस ले ली गई। उसके बाद में सूरत में ब्रिटिश लोगों ने 1611 में पहली फैक्ट्री इस्टेब्लिश की, ठीक है। उसके बाद में मसूलीपट्टनम में वो पहली फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर, मतलब मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री इस्टेब्लिश करते, ईस्टर्न कोस्ट में उनकी पहली फैक्ट्री। या फिर उसके बाद में हम देख सकते हैं कि थॉमस रो जाते हैं कहाँ पे, जहांगीर के दरबार में। क्यों? वही फैक्ट्री की इस्टेब्लिशमेंट, जैसे आगरा में उनको परमिशन मिलती है, फिर इलाहाबाद में भी इस्टेब्लिश करने की परमिशन मिलती है, ठीक है, ये सब उनको मिल रहा था। अब ये सवाल आना भी लाजमी है कि पहले तो उन्होंने फैक्ट्री के लिए परमिशन रिजेक्ट कर दी, फिर मसूलीपट्टनम, सूरत वगैरह फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने के लिए परमिशन क्यों दी गई 1612 में, या फिर मसूलीपट्टनम में 1613 में। तो गाइज आपको पता है, पहले ही हमने सुना 1612 में बैटल ऑफ सॉलीहोल में पोर्तुगीज़ों का अंग्रेज़ों ने पराभव कर दिया था। इसलिए मुगलों को लगा कि शायद ब्रिटिश पोर्तुगीज़ों से भी बड़ी पावर है, इसलिए उनके साथ रिलेशन अच्छे होना अच्छी बात है, इसलिए उन्होंने शायद उनको ये दी होगी, परमिशन दी होगी। उसके बाद में थॉमस रो को भी परमिशन मिल जाती है इलाहाबाद या फिर आगरा में अपनी फैक्ट्रियाँ इस्टेब्लिश करने के लिए, ठीक है गाइज। तो अब हम जानते हैं कि थॉमस रो के बाद, मतलब 1615 के बाद दे स्टार्टेड क्रिएटिंग देयर प्रेसिडेंसी, दे स्टार्टेड क्रिएटिंग देयर सेंटर अक्रॉस इंडिया। अब ये देखिए, ये है हमारा भारत, ये है हमारा भारत, तो ये जो इंडिया है गाइस, तो यहाँ पे हम जान सकते हैं कि वो पहली प्रेसिडेंसी क्रिएट करते हैं 1639 मद्रास में, और वहाँ पे सेंट जॉर्ज का कंस्ट्रक्शन किया जाता है, ठीक है गाइज। उसके बाद में 1668 में बॉम्बे में प्रेसिडेंसी इस्टेब्लिश करते हैं। और बॉम्बे की ये स्टोरी है कि बॉम्बे लीज में, मतलब बॉम्बे पर पहले पोर्तुगीज़ों का कंट्रोल था, लेकिन पोर्तुगीज की जो क्वीन होती है वो ब्रिटिश प्रिंस के साथ शादी करती है, और ब्रिटिश प्रिंस को डाउरी में बॉम्बे दिया जाता है, और ब्रिटिश प्रिंस फिर बॉम्बे ईस्ट इंडिया कंपनी को रेंट पर या लीज पर देते हैं, ठीक है। इस तरह से बॉम्बे प्रेसिडेंसी बनती है। और कुछ यहाँ पर 1698 आते आते ब्रिटिशर को 3 विलेज मिले थे, सुल्तानाटी, गोविंदपुर और कालीकता। इन तीनों को मिला के वो 1619 में कोलकाता बना देते हैं, और यहाँ पे कलकत्ता प्रेसिडेंसी, यहाँ पे फोर्ट विलियम का कंस्ट्रक्ट करते हैं, फोर्ट विलियम, जो किया जाता है गाइज जॉब चार्नॉक द्वारा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से 1700 तक आते आते ब्रिटिशर ने अपनी 3 प्रेसिडेंसियाँ बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता इस्टेब्लिश कर ली, ठीक है। इस तरीके से अब ब्रिटिशर 1700 आते आते मजबूत हो गए। ये रही ब्रिटिशर की स्टोरी, कब तक की? 1700 की। मीनवाइल 1707 में हो जाती है औरंगजेब की डेथ।
अब औरंगजेब की डेथ होने के बाद मुगलों का जो शासन है वो भारत में कमज़ोर होने लगता है, और उस कमज़ोर शासन का फ़ायदा उठाते हैं बहुत सारे रीजनल रूलर। जो एम्बिशियस रीजनल रूलर होते हैं वो वीक मुगल एम्पायर या कमज़ोर मुगल एम्पायर की संधि या अपॉर्चुनिटी ऑफ बेनिफिट लेके खुद को ही नया शासक अपने अपने रीजन में घोषित कर देते हैं। औरंगजेब के डेथ के बाद ये सब होने लगता है गाइज। ठीक है, अब जानते हैं आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब 1700 तक ब्रिटिशर की 3 प्रेसिडेंसी इस्टेब्लिश हो गई थी, उसके बाद में हुई औरंगजेब की डेथ। तो चलिए जल्दी से सोच लेते हैं कि क्या हुआ था आफ्टर डेथ ऑफ औरंगजेब। ठीक है, ये है 1707 औरंगजेब की डेथ एंड डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर स्टार्टेड। डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर जो 1770 तक के थे, मतलब जो ये रूलर थे वो थे अर्ली मुगल, और इसके बाद 1770 तक आते हैं वो थे लैटर मुगल, जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है हमारे एग्जाम के लिए। अर्ली मुगल के बाद जो आते हैं वो है लैटर मुगल गाइज। लैटर मुगल जैसे कि मुअज्जम यानी उन्हें शाह बेखबर, बहादुर शाह भी कहते हैं। उसके बाद में जाते हैं जहांगीर शाह। सो मतलब गाइज हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है मुगल, लैटर मुगल, उसमें से कुछ रूलर जो है वो इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि 1712 में 13 में आते हैं फारूक सियार, जो कि 1719 तक रूल करते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद में मोहम्मद शाह रंगीला आते हैं 1719 से, वो जब तकरीबन 1740 तक रूल करते हैं। ठीक है, तो फारूक सियार मतलब ये जो थे वो अर्ली मुगल थे, ये लैटर मुगल है। तो ये जो रूलर है वो वीक है। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब ये सारे रूलर आते हैं, वीक रूलर आते हैं। इस वजह से क्या होता है पता है क्या? इस वजह से जो इंडिपेंडेंट रूलर इस्टेब्लिश होते हैं बहुत सारे किंगडम में, मतलब बहुत सारे स्टेट इमर्ज होते हैं। जैसे कुछ इंडिपेंडेंट स्टेट आते हैं, जैसे कुछ सक्सेसर स्टेट आते हैं, और जैसे कुछ रेबेल स्टेट भी आते हैं। ठीक है, जैसे कि हम अब जान लेते हैं कैसा हो रहा था आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब और इन रूलरों के दरमियान। तो देखिए गाइस, दिस इज अवर इंडिया। तो जब हम ये इस तरह से कुछ देखते हैं, पूरे भारत में मुगल रूल था। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब इट स्टार्टेड डिक्लाइनिंग। तो ये जो एरिया है निज़ाम, ये जो एरिया है निज़ाम का मतलब हैदराबाद, यहाँ निज़ाम उल मुल्क उर्फ आसफ जहाँ उर्फ चिनकुनिज खान क्या करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं निज़ाम डायनेस्टी या निज़ाम रूल। यहाँ पे इमर्ज होते हैं मराठाज अंडर छत्रपति शिवाजी महाराज एंड लाटर छत्रपतिज एंड देन पेशवाज। यहाँ पे सिख, राजपूत, यहाँ पे मैसूर, यहाँ पे बंगाल में मुर्शिद कुली खान, और यहाँ पे अवध में सादत खान। कुछ इस तरह से भारत में डिफरेंट रीजनल पावर स्टार्ट होना शुरू हो जाती है आफ्टर डेथ ऑफ औरंगजेब। ठीक है, तो ये सिनेरियो मान लो कि चल रहा है तकरीबन 1800 की सेंचुरी तक, 1800 तक मतलब 19th सेंचुरी तक, 1800 तक ये सिनेरियो चल रहा है 1707 से लेके। और इसी दौरान हम जानते हैं कि ब्रिटिशर जो कि अब सोल पावर बनने की कगार पर है, फॉरेन पावर, उन्होंने 1700 तक अपनी 3 प्रेसिडेंसीज इस्टेब्लिश कर चुकी थी। और ये पावर, ये सारे रीजनल पावर आपस में स्पेयर ऑफ इन्फ्लुएंस या अपनी सत्ता बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मुगल छोटे से एरिया में दिल्ली में। अब देखिए, मानने को तो सब मुगल का रूल मानते हैं, लेकिन ये रूलर अपने आप में इंडिपेंडेंट है अपने किंगडम में। तो देखिए, और ब्रिटिश, अब ब्रिटिश का टारगेट क्या है? ब्रिटिश का टारगेट है इन रूलर, ये जो इंडिपेंडेंट रूलर उभर कर आए हैं
उनको डिफीट करना या फिर उनसे ट्रेड कंसेशन लेना या फिर उनके साथ अच्छे संबंध रखना बाय मीन्स ऑफ पावर, बाय मीन्स ऑफ कॉन्स्पिरेंसी और बाय मीन्स ऑफ मिलिट्री विन। तो ये जो सिनेरियो चल रहा है ना गाइज, देखिए यहाँ एक तरफ इंडिपेंडेंट रूलर, यहाँ एक तरफ फॉरेन पावर ब्रिटिश, ये सिनेरियो को समझते हैं। अब इसको करते हैं अपन अनफोल्ड। ब्रिटिश अपने कॉन्केस्ट की शुरुआत करती है बंगाल से। ये इवेंट याद ही रखिए आप, डेथ ऑफ औरंगजेब 1707। बंगाल में 1720 में मुर्शिद कुली खान अपना इंडिपेंडेंट रूल इस्टेब्लिश कर देते हैं। और जो फर्रुख सियार है, फर्रुख सियार 1717 को एक मैग्ना कार्टा जिसे कहते हैं अपन, या फिर गोल्डन फरमान जारी करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को। 1717 में मिलता है ईस्ट इंडिया कंपनी को एक गोल्डन फरमान, जिस फरमान के 2 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ड्यूटी फ्री ट्रेड, मतलब जो ट्रेड था, ड्यूटीज देनी पड़ती थी उनको ट्रेड करने के लिए इंडियन गुड्स पर, तो वो ड्यूटी निकाली जाती है। बॉम्बे, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसी में जो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड कर रही है उनको दस्तक इशू किया जाता है। दस्तक माने किसी भी प्रकार की ड्यूटी अब ट्रेड पर नहीं लगाई जाएगी। और दूसरा है कि मुंबई के मतलब दे कुड नाउ यूज द कॉइन मिंटेड इन मुंबई। अब मुंबई खुद की कॉइन वो मिंट कर सकते हैं और उस कॉइन का इस्तेमाल ट्रेड के लिए कर सकते हैं, जिसे हम मैग्ना कार्टा ऑफ ट्रेड भी कहते हैं फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी। अब मान लो कि 1717 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया है मैग्ना कार्टा, ड्यूटी फ्री ट्रेड का राइट, यानी दस्तक का राइट। और 1720 में अब मुर्शिद कुली खान बंगाल में खुद को इस्टेब्लिश कर देते हैं एज अ रूलर। लेकिन मुर्शिद कुली खान बहुत ही एबल एडमिनिस्ट्रेटर रहते हैं। वो लैंड रिफॉर्म करते हैं, वो टैक्सेशन में रिफॉर्म करते हैं और वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक्टिविटीज़ को भी कंट्रोल में रखते हैं। वो जो दस्तक है उसका मिसयूज़ नहीं होने देते। मतलब दस्तक ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला है, ना कि वहाँ पर काम करने वाले प्राइवेट व्यापारियों को। लेकिन क्या हो रहा था, कुछ प्राइवेट व्यापारी उस दस्तक का इस्तेमाल करके खुद वस्तुएं खरीदते थे और खुद टैक्स नहीं पे करते थे। इसे मिसयूज का दस्तक कहा जाता है, मिसयूज ऑफ दस्तक। लेकिन मुर्शिद कुली खान के ड्यूरिंग नहीं हो रहा था। उसके बाद में आते हैं अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान भी एबल रूलर थे, लेकिन उसके बाद में जो आते हैं सिराज उद्दौला, वो आते हैं 1756 में। सिराज इज अ यंग गाय, 18-20 साल का लड़का नया गादी पर आता है और ब्रिटिशर को उसमें दिखती है एक अपॉर्चुनिटी, क्योंकि वो वीक था, वो नया था, यंग था, मतलब। और ब्रिटिश भी तब तक बहुत पावरफुल या बहुत मतलब कुछ हद तक पावरफुल हो चुके थे। तो 1756 में क्या होता है, 1757 में बेसिकली क्या होता है गाइस, बैटल ऑफ प्लासी होती है सिराज उद्दौला के साथ। ठीक है, बंगाल के कॉन्केस्ट में पहली बैटल ऑफ प्लासी वो होती है 1757 में। क्यों होती है, उसके कॉजेस है 3। 1 कॉजेस है फोर्टिफिकेशन ऑफ फोर्ट विलियम। हमें पता है 1698 में उन्होंने बंगाल प्रेसिडेंसी इस्टेब्लिश की थी, फोर्ट विलियम कंस्ट्रक्ट किया था। अब वो उसका फोर्टिफिकेशन कर रहे थे, फोर्टिफिकेशन मतलब किलाबंदी कर रहे थे। दूसरी चीज़ ब्लैक होल ट्रेजेडी। क्या हुआ था, जो ये थे अपने सिराज उद्दौला, उन्होंने 1756 में कुछ जो ब्रिटिश के फोर्ट विलियम था उस पर हमला किया था, उस और भी जगह हमला किया था ब्रिटिश फैक्ट्रीज में। और जो लोग थे मतलब जो यूरोपियन लोग थे ब्रिटिश के, उनको कैप्चर करके एक छोटे से कमरे में बंद किया था, जिस वजह से उनकी मतलब मोर देन 123 पीपल डाइड बिकॉज ऑफ सफोकेशन। उनको सांस लेने में परेशानी हो रही थी। इसलिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे वो मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी वाले बहुत ही गुस्से से भरे हुए थे, आग बबूला थे। सिराज का वो रिग्रेट मतलब सिराज का प्रतिशोध लेना चाहते थे। ठीक है, फोर्टिफिकेशन स्टार्ट हुआ, ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई। और तीसरी बात मिसयूज ऑफ दस्तक, मतलब जो ड्यूटी फ्री पास मिली थी ईस्ट इंडिया कंपनी को वो प्राइवेट व्यापारी भी इस्तेमाल कर रहे थे, मिसयूज ऑफ दस्तक। इन 3 वजह से हुई बैटल ऑफ प्लासी। एक्चुअली हिस्टोरियन उसे रियल बैटल मानते ही नहीं थे। क्यों नहीं मानते थे, क्योंकि जो कमांडर इन चीफ था सिराज उद्दौला की आर्मी का, मीर जाफर, उन्होंने उस मीर जाफर को ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने साइड में ले रखा था। उनको प्रॉमिस किया था कि व्हेन सिराज उद्दौला अटैकस यू विल नॉट फाइट, वो तुम फाइट ही मत करो, उसके बाद में अगला नवाब हम तुम्हें बनाएंगे। और भी जैसे मर्चेंट बैंकर है, जैसे राय दुर्लभ है, जगत सेठ है, इन सारे
व्यापारियों ने, मर्चेंट बैंकर ने ब्रिटिशर को सपोर्ट किया था। और साथ में जो पॉलिटिकल फ्यूगिटिव थे कुछ, जैसे जगत सेठ करके कोई तो भी था शायद, वो पॉलिटिकल फ्यूगिटिव जो थे उनको भी ब्रिटिशर ने असाइलम प्रोवाइड कर रहा था, वो भी सपोर्ट कर रहे थे ब्रिटिशर को। इस वजह से जो बैटल है वो ब्रिटिशर ने जीती विदाउट फाइट। इट वॉज एक्चुअली अ स्कर्मिश, एक स्कर्मिश थी, हुई, ब्रिटिश जीत गए, नवाब सिराज को मार डाला गया और फिर गादी पर आ गया मीर जाफर। उसके बाद ट्रीटी ऑफ अलीनगर भी साइन हुई थी, मीर जाफर आ गया गादी पर। लेकिन मीर जाफर की वार इंडेमनिटी माने वार की क्षतिपूर्ति के लिए बहुत सारा पैसा वसूला गया ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, और ही वॉज अ पपेट इन द हैंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। वो एक कठपुतली था, ब्रिटिश उस पर एक्सप्लॉइट ही किए जा रहे थे। एक बात के बाद मीर जाफर को लगा कि गद्दी पर बैठने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि अब मैं खुद से मन से कुछ कर नहीं सकता, ब्रिटिश एक्सप्लॉइट ही किए जा रहा है। और फिर मीर जाफर के बाद गद्दी पर आते हैं मीर कासिम। मीर कासिम को बिठाते ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, लेकिन मीर कासिम प्रूव्ड टू बी एबल एडमिनिस्ट्रेटर। मीर कासिम अच्छे से एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। वो अपनी जो कैपिटल थी वो मुंगेर को शिफ्ट कर देते हैं, साथ में टैक्सेशन में रिफॉर्म लाते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के एक्टिविटीज़ पर कंट्रोल करते हैं, दस्तक का मिसयूज़ होने से रोकते हैं, कुछ इस हिसाब से वो चीज़ें करने लगते हैं। इसलिए ब्रिटिशर अब मीर कासिम को हटाना चाहते थे। इसलिए मीर कासिम क्या करते हैं पता है क्या? मीर कासिम अवध के पास जाते हैं, ठीक है, ये बंगाल, ये अवध और यहाँ पे दिल्ली। मीर कासिम क्या करते हैं, अवध में शुजा उद्दौला है, वो समझाते हैं उसे कि भाई साहब देखो ब्रिटिशर अब हमें ऐसा कर रहे हैं, हो सकता है कि अगली बारी आपकी है, ठीक है ना, तो आप शांत मत रहिए, ये फॉरेन पावर है, हम सभी के लिए अच्छी नहीं है, वी शुड डिफीट हिम। और वो दोनों मिलके जाते हैं मुगल एम्परर के पास। तब शाह आलम मुगल एम्परर रहते हैं, तो वो तीनों मिलके, मतलब शाह आलम, शुजा-उद-दौला और मीर कासिम 1664 में बक्सर जगह है एक, बक्सर में ब्रिटिश को कन्फ्रंट करते हैं या बक्सर में ब्रिटिश के साथ युद्ध करते हैं। लेकिन वहाँ पे इन तीनों की कंबाइन आर्मी का, ब्रिटिश आर्मी क्या, ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी की आर्मी क्या करती है गाइस, डिफीट करती है। और इस तरह से ब्रिटिश इमर्ज एज अ पॉलिटिकल एंड मिलिटरी सुपेरियर पावर इन इंडिया। सो बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर मार्क्स द हिस्टोरिकल इवेंट इन द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। हम बोल सकते हैं कि इन दोनों बैटलों ने ब्रिटिश एम्पायर की इंडिया में नींव रखी, ठीक है। सो बैटल ऑफ बक्सर होती है, और बैटल ऑफ बक्सर के बाद में गाइज, बैटल ऑफ बक्सर में गाइज ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन होती है। और ये ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो है 1765 की, ये ट्रीटी में दीवानी राइट मिलते हैं बंगाल, बिहार और ओडिशा में कंपनी को दीवानी राइट यानी महसूल कलेक्ट करने के, टैक्स कलेक्ट करने के राइट मिलते हैं ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के तहत। और फिर वो शुरू करते हैं बंगाल में, अब बंगाल उनके कंट्रोल में आ चुका है, बंगाल में शुरू करते हैं वो ड्यूअल गवर्नमेंट, ठीक है गाइज। रॉबर्ट क्लाइव स्टार्ट द ड्यूअल गवर्नमेंट इन इंडिया इन विच द फंक्शंस आर डिवाइडेड इन 2 कैटेगरीज, निजामत फंक्शन एंड फौजदारी फंक्शन। निजामत माने टैक्स कलेक्ट करने के फंक्शन, जो जिसे हम दीवानी फंक्शन भी कहते हैं, टैक्स करे, और फौजदारी माने जो क्रिमिनल टाइप फंक्शन होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के फंक्शन। दोनों भी फंक्शन एक्चुअल में ब्रिटिश के ही हाथ में आ जाते हैं। टैक्स तो ब्रिटिश खुद कलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए एक डेप्यूटी सूबादार या डेप्यूटी नवाब अपॉइंट करते हैं, जो रियल नवाब को हेल्प कर रहा था, ठीक है। इस तरह से ड्यूअल गवर्नमेंट के जरिए बंगाल पर इनडायरेक्टली रूल तो नवाब का है, लेकिन डायरेक्ट रूल ब्रिटिशर अपना इस्टेब्लिश कर लेते हैं, ठीक है। सो ये है ड्यूअल गवर्नमेंट तक की स्टोरी गाइज, मतलब 1765 तक की स्टोरी, ठीक है। अब यहाँ तक आने के लिए, इसके बाद में अब बंगाल उनके कंट्रोल में आ गया है, तो उसके बाद में वो शुरू करते हैं कुछ चीज़ें माने इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि किसी भी चीज़ को मैनेज करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेटेड करने के लिए हमारे पास होनी चाहिए मशीनरी, और उन मशीनरी के लिए वो क्या करते हैं पता है, ये चीज़ें इस्टेब्लिश करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये चीज़ें इस्टेब्लिश, इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश शुरू करने से पहले हम थोड़े से समय में जान लेते हैं कि इंडियन पावर का उन्होंने किस तरह से, इंडियन पावर को भी उन्होंने डिफीट किया था। ये बंगाल की स्टोरी आप समझ चुके हैं, तो बंगाल से थोड़ा सा दूर जाते हैं हम दूसरी पावर पर। अब दूसरी पावर
यहाँ पे लेते हैं हम लाइज मराठा। वी ऑल नो मराठा रूल वाज established by छत्रपति शिवाजी महाराज in 1774. After that we know the Chhatrapati Sambhaji Maharaj, then Raja Ram Maharaj, then Shahu Maharaj. After Shahu Maharaj पेशवाशिप started this way. तो मराठा के साथ उनकी पहली बैटल होती है 1775 में। क्यों होती है? क्योंकि जो रघुनाथ राव होते हैं वो ब्रिटिशर के पास जाते हैं, बिकॉज रघुनाथ राव वांटेड टू बी द पेशवा, और वो ब्रिटिश की हेल्प मांगते हैं उन्हें पेशवा बनाने के लिए। तो ये बैटल होती है, उनमें बहुत सारी ट्रीटीज होती है। पहले ट्रीटी ऑफ सूरत होती है, ट्रीटी ऑफ पुरंदर होती है, वडगांव होती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये बैटल 1782 में ख़त्म होती है विद द ट्रीटी ऑफ सालबाई। ठीक है, ये फर्स्ट मराठा वार। सेकंड मराठा वार होता है गाइज 1803 में। यहाँ पे रघुनाथ राव, यहाँ पे जो पेशवा है वो थे बाजीराव टू, ही इज अ सन ऑफ रघुनाथ राव। बाजीराव टू क्या करते हैं? सब्सिडरी अलायंस साइन करते हैं लॉर्ड वेलेस्ली के साथ, आर्थर वेलेस्ली के साथ। तो ये जो ट्रीटी साइन होती है गाइज लॉर्ड वेलेस्ली के साथ, सब्सिडरी अलायंस, इस वजह से क्या होता है, एक सेकंड एंग्लो मराठा वार होती है। क्योंकि जो ये होता है ना पेशवा बाजीराव टू, उनकी पेशवाशिप होलकर को ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं थी, लेकिन बाकी मराठा कॉन्फेडरेसीज को थी, जैसे भोसले को या फिर सिंधियास को। तो ये क्या करते हैं, पेशवा बाजीराव जो यशवंतराव होलकर का जो भाई होता है उसको मार देते हैं। इस वजह से यशवंतराव होलकर गुस्सा होकर पेशवा को आक्रमण कर देते हैं। पेशवा भागा भागा ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जाता है, सब्सिडरी अलायंस साइन करता है, और फिर ब्रिटिश सपोर्ट करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी सपोर्ट करती है यशवंतराव होलकर के अगेंस्ट। तो ये दूसरा। और जो तीसरा है 1816 के आसपास। तो यहाँ पे अब पेशवाशिप खत्म होने के कगार पर है, इसलिए जो पिंडारीज है, पिंडारीज जो मिलिट्री शिया है, मतलब जो पिंडारीज सपोर्ट करते थे मराठा आर्मी को, वो जॉबलेस हो गए हैं। और मराठा मतलब बाजीराव पेशवा टू भी अब चाहते हैं कि ब्रिटिश को ज़्यादा ही एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, या ब्रिटिश सब कॉन्फेडरेसी मिलके, मराठा कॉन्फेडरेसी, भोसले, पेशवा सब मिलके क्या करते हैं, एक फाइनल अटेम्प्ट करते हैं ब्रिटिशर को हराने का। लेकिन सबका बारी बारी से ब्रिटिश क्या करते हैं, पराभव कर देते हैं। जैसे हम जान सकते हैं कि राजपुर घाट में वो होलकर का सूर्यंजन गांव में सिंधियास का डेफीट करते हैं। उसके बाद में देवगांव, वडगांव, सीताबर्डी में वो नागपुर भोसलेस का पराभव करते हैं। इस तरह से पूरी तरह से थर्ड बैटल ऑफ मराठा के साथ में ब्रिटिश मराठास को कंप्लीटली क्रश कर देते हैं गाइज। ठीक है, तो इसके बाद में हम जानते हैं थोड़े से कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध। सिंध का कॉन्क्वेस्ट बहुत ही ईजी है, क्योंकि जो सिंध है वो 1832 में ट्रीटी विथ आमिर, जो कर्नल पॉटिंजर होते हैं, पॉटिंजर 1832 में आमिर के सिंध में आमिर रहते, सिंध के आमिर के साथ एक ट्रीटी साइन करते हैं। ठीक है, और 1839 में लॉर्ड ऑकलैंड, 1839 में लॉर्ड ऑकलैंड गाइस सब्सिडरी अलायंस साइन करते हैं सिंध आमिर के साथ में। और बाद में 1843 में चार्ल्स नेपियर सिंध को पूरी तरह से अनेक्स कर देते हैं। ये छोटी सी स्टोरी सिंध की। और कॉन्क्वेस्ट ऑफ पंजाब जानते हैं अब थोड़ा सा। तो पंजाब की स्टोरी क्या है आप जानते हैं। पंजाब में मिसल थे, 12 मिसल थे, मतलब बहुत पंजाब जो पूरा किंगडम है वो छोटे छोटे भागों में डिवाइड हो गया था गुरु गोविंद सिंह के डेथ के बाद। तो एक जो मिसल है सुकर चाकिया मिसल करके, वहाँ राजा रणजीत सिंह होते हैं, वो पूरे मिसल को एक साथ लाते हैं और पंजाब किंगडम मतलब जो रणजीत सिंह का किंगडम है उनकी इस्टेब्लिश करते हैं, सिख एम्पायर का इस्टेब्लिश कर देते हैं वो। ठीक है, लेकिन आफ्टर द डेथ ऑफ रणजीत सिंह, जैसे कि रणजीत सिंह के साथ 18 सो देखिए मान लीजिए ये है हमारा इंडिया गाइज। ठीक है, तो यहाँ पे सिख एम्पायर की इस्टेब्लिशमेंट की थी अपने राजा रणजीत सिंह ने। तो ये यहाँ से बहती, मतलब देखिए अब समझिए कुछ इस तरह से, देखिए अपन थोड़ा अच्छे से समझते हैं चीज़ों को। देखिए ये इंडिया है, ठीक है। अब यहाँ पर सिख एम्पायर की इस्टेब्लिशमेंट करते हैं रणजीत सिंह। यहाँ पे सतलज रिवर है, सतलज,
ये सतलज, ठीक है। तो 1809 में एक ट्रीटी साइन होती है उनके अंग्रेजों के साथ, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में, कि सतलज के ऊपर का एरिया रंजीत सिंह का रहेगा और सतलज के नीचे का एरिया अंग्रेज़ों का रहेगा। अंग्रेज वो सतलज रिवर को क्रॉस करके रंजीत सिंह के टेरिटरी के साथ अटैक नहीं करेंगे और उस कुछ इस तरह से रंजीत सिंह भी सतलज के डाउन साइड अटैक नहीं करेंगे। लेकिन 1839 में जब डेथ हो जाती है रंजीत सिंह की, उसके बाद बहुत ही वीक रूलर सक्सेसर आते हैं, जैसे दिलीप सिंह, खड़क सिंह, नवनिहाल सिंह, रानी जिंदल वगैरह। तो ये जल्दी से जल्दी ब्रिटिश उनको डिफीट कर देते, जैसे फर्स्ट सिख वार में भी और सेकंड सिख वार में भी। सेकंड सिख वार में मतलब सेकंड एंग्लो सिख वार में बैटल ऑफ गुजरात, बैटल ऑफ चिरियनवाला और मतलब जो बैटल होती है वहाँ पे 2-3 बैटल में पूरी तरह से वो ये कर देते। और 1850 आते आते सिख एम्पायर पूरा तरह ब्रिटिश अपने टेरिटरी का हिस्सा बना लेते हैं। अब मेन रहे हमारे मैसूर गाइज, ठीक है। सो ये जो है मैसूर वाले, मैसूर के साथ उनके 4 एंग्लो मैसूर वार होते हैं। पहला वार होता है 1769 के तकरीबन, जहाँ में हैदर अली होते। मैसूर की स्टोरी नंजराजा देवराजा करके जो ये थे मिनिस्टर थे, वही ओडिया डायनेस्टी में जो लास्ट रूलर थे कृष्ण राजा, उनके यहाँ जो मिनिस्टर थे नंजराजा देवराजा, वो ही पूरा मैनेज कर रहे थे मैसूर। वहाँ पे हैदर अली रोज इनटू द कमांडर इन चीफ और बाद में वो पूरा मैसूर एम्पायर अपने अंडर ले लेते हैं। तो वो पहली बैटल होती है और उस बैटल में ब्रिटिशर का पराभव कर देते हैं हैदर अली, जो ट्रीटी ऑफ मद्रास के तहत ख़त्म होती है, ट्रीटी ऑफ मद्रास। दूसरी बैटल होती है 1782-84 में, बैटल ऑफ मंगलोर, मतलब ट्रीटी ऑफ मंगलोर के साथ वो ख़त्म हो जाती है। उसके बीच में हैदर अली मर जाते हैं कैंसर की वजह से, टीपू सुल्तान आते हैं, बैटल कंटिन्यू रहते वगैरह। और उसके बाद में 1792 थर्ड बैटल होती है जिसमें टीपू सुल्तान की बुरी तरह से हार होती है और कुछ इंसल्टिंग और ह्यूमिलेटिंग ट्रीटीज़ भी साइन होती है उनके साथ। आधी टेरिटरीज उनको ईस्ट इंडिया कंपनी को देनी पड़ती है, साथ में अपने बेटों को भी वहाँ पे रखना पड़ता है ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में, ताकि जो वार इंडेमनिटी है वो पूरी दे सके। देने के बाद में उनको रिहा कर दिया जाएगा। और लास्टली एंड ऑफ द 1719 में लास्ट बैटल होती है ट्रीटी ऑफ सेरंगपट्टनम के साथ, थर्ड वाली, और फोर्थ वाली एंड होती है जिसमें टीपू सुल्तान का डिफीट करके उनको किल किया जाता है लॉर्ड ऑलर्सली द्वारा, और कंट्रोल मैसूर के साथ सब्सिडरी अलायंस साइन होती है। और इस तरह से ओडिया डायनेस्टी के छोटे से राजा को गद्दी पर बिठा दिया जाता है और ब्रिटिश टूक ओवर द मैसूर कंप्लीटली। उसके बाद में पंजाब हो गया, मराठा हो गया, सिख हो गया गाइज। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, इंडियन और फॉरेन पावर को 1 बाय 1 वर्ग के डिफीट कर दिया। अब कुछ इस तरह से हम अब यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अभी तक का सिनेरियो अगर आपको समझ में आ गया तो आने वाली स्टोरी बहुत ही मज़ेदार होगी आपके लिए हिस्ट्री की। और आई डोंट थिंक कि आपको फिर ज़्यादा रिमेंबर करना पड़ेगा। ब्रिटिश डिफीटेड बोथ पावर, इंडियन एंड फॉरेनर, ठीक है। अब फॉरेनर में उन्होंने फ्रेंच, डच और पोर्तुगीज़ों को 1612 में बैटल ऑफ सॉलीहोल्ड, डच को बैटल ऑफ बेदरा 1759 और 1716 बैटल ऑफ वांदीवाश में फ्रेंचों को, और इंडियन में थर्ड मराठा वार, 3 मराठा युद्ध हुए मराठों के साथ 1775, देन 1802 एंड 1815। मैसूर के साथ उनकी 4 लड़ाइयाँ हुई, 1767, 82, 92 एंड 1799। और बाद में पंजाब का भी उन्होंने कॉन्क्यर किया 1850 आते तक। सिंध को भी चार्ल्स नेपियर ने पूरी तरह से एनेक्स कर दिया, कुछ इस तरह से। और बंगाल की स्टोरी हम जानते हैं, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, ये सिनेरियो है गाइज। अब बंगाल में हमने देखा था कि 1665 में, अब आते हैं हम हमारी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद पर। 1674 के बैटल ऑफ बक्सर के बाद साइन हुई थी, जिसमें दीवानी राइट मिले थे ब्रिटिशर को। और रॉबर्ट क्लाइव
ने यहाँ पे ड्यूअल गवर्नमेंट फॉर्म किया था। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे ड्यूअल गवर्नमेंट फॉर्म हुआ। अब ब्रिटिशर को चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, पुलिस मशीनरी, जुडिशियल मशीनरी, उनको चाहिए एजुकेशन, अब उनको सब चाहिए जो एक पूरे बड़े कंट्रीज पर शासन करने के लिए चाहिए होता है, और वो करते हैं अब बहुत सारे चेंजेस। देखिए गाइस, अब इस तरह से आप यहाँ तक तो पहुँच चुके हैं। शुरुआत करते हैं ब्रिटिश कौन कौन से चेंजेस करते हैं। ठीक है, अब इन चेंजेस में आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस, मतलब संवैधानिक बदल। कम्युनिकेशन में चेंजेस करते हैं, जैसे रेलवेज वगैरह आते हैं, उसमें थोड़े से बदलाव वो एडमिनिस्ट्रेशन में करते हैं, जिसमें जुडिशियरी, जिसमें सिविल सर्विसेज, जिसमें पुलिस इंस्टीट्यूशन आते हैं, और लैंड रिफॉर्म में करते हैं, जिसमें परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवारी, महलवारी ऐसे आते हैं। तो वन बाय वन करके और कुछ चेंजेस वो करते हैं, सोशल चेंजेस, सोशल रिफॉर्म भी लाते हैं। तो ये सारे चीज़ें ब्रिटिश इंडिया में अब लाना शुरू कर देते हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस के बारे में अगर हम जाने, जैसे कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस, तो उसमें हम जानते हैं कि कुछ एक्ट आए हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, बहुत सारे कानून हमारे यहाँ बनाए गए हैं। जैसे कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स एक्ट, और उसके बाद में 1833 का एक्ट, उसके बाद में 1853 का एक्ट। तो देखिए 1773 में क्या हुआ, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। वारन हेस्टिंग पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने हमारे यहाँ के। उसके बाद में जो कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट की गई, उसके बाद में जो मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसी है उनको सबऑर्डिनेट बनाया गया बंगाल के गवर्नर जनरल से। और सबसे बड़ी बात, बंगाल के गवर्नर जनरल को सपोर्ट करने के लिए एक 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई। ठीक है, बाद में 1784 में क्या हुआ, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में हुआ कि कंपनी के पॉलिटिकल फंक्शन, मतलब राजनीतिक काम, और इकोनॉमिक या कमर्शियल बिजनेस ओरिएंटेड काम, मतलब व्यवहार वाले काम अलग कर दिए गए, और 2 इंस्टीट्यूशन बनाई गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। अब से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर सिर्फ इकोनॉमिक या कमर्शियल काम देखेगा, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल कंपनी के पॉलिटिकल माने राजनीतिक कामों का राजनीतिक अफेयर का मैनेजमेंट करेगा। उसके बाद में 1833 की 3 चीज़ें महत्वपूर्ण है, एजुकेशन, ट्रेड और रिलीजन। एजुकेशन में उन्होंने 1 लाख रुपए इंडियन के एजुकेशन पर खर्चा करने के लिए आवंटित करने की बात कही। साथ में रिलीजन में उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरीज को उनकी एक्टिविटीज़, प्रोसेलिटाइजिंग एक्टिविटीज़, अपने क्रिश्चियन रिलीजन का प्रचार प्रसार करने की परमिशन दे दी। और साथ ही में ट्रेड में कंपनी की जो ईस्ट इंडिया कंपनी की हमने देखा था 1600 में चार्टर, मोनोपॉली वगैरह दी थी, वो कंटिन्यूसली एक्सटेंड करते जा रहे थे उनको, वो 1833 में अबोलिश कर दी। मतलब अब ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ट्रेड मोनोपॉली है इट इज़ अबोलिश्ड एक्सेप्ट टी एंड चाइना। खाली चाय की मतलब टी की मोनोपोली रहेगी ईस्ट इंडिया कंपनी की, और चाइना के साथ ट्रेड करने के लिए बस ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर सकती है। बाकी किसी भी चीज़ में करने के लिए दूसरी कोई भी कंपनी ब्रिटेन की आ सकती है, व्यापार कर सकती है। तो मोनोपोली खत्म कर दी गई 2 चीज़ों के छोड़ के। ठीक है गाइज, और फिर 1833 का जो एक्ट है उसमें जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। विलियम बेंटिक बने भारत के पहले गवर्नर जनरल। साथ ही में एक लॉ कमीशन का गठन किया गया, लॉर्ड मैकेले एज ए न्यू मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ऐड कर दिए गए। ठीक है, और लेजिस्लेटिव फंक्शन जो है मद्रास के गवर्नर और बॉम्बे के गवर्नर्स के, वो भी निकाल कर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दिए गए। और इस एक्ट में ओपन सिविल सर्विस अटेम्प्ट करने की भी एक कोशिश की गई लेकिन वो फेल गई। तो बाद में आते 1853 में ओपन सिविल सर्विसेज, मतलब अब सिविल सर्विसेज ओपन कर दी गई। पहले क्या होता था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वाले ही चूज करते थे सिविल सर्वेंट को, मतलब कंपनी के लिए। नाउ अब एग्जाम होगी और वो हर कोई इंडियन वगैरह सब दे सकते हैं, ओपन कॉम्पिटिशन कर दी। और साथ ही में जो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी वो दोनों काम करती थी, कायदा बनाने का मतलब लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूशन इम्प्लीमेंटेशन का काम भी करती थी। फर्स्ट टाइम 1853 में
गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को डिवाइड करके लेजिस्लेटिव फंक्शन और एग्जीक्यूटिव फंक्शन अलग कर दिए गए। तो वी कैन से दैट इट इज़ अ स्टार्टिंग ऑफ बाइकैमरलिज्म इन इंडिया। तो इस तरह से संवैधानिक चेंजेस उन्होंने किए। कुछ कम्युनिकेशन में चेंजेस किए, जैसे रेलवे, लॉर्ड डलहौजी ने रेलवेज लाई, ठीक है, जैसे पोस्टल सिस्टम, कैनाल सिस्टम, ठीक है ना गाइस, टेलीग्राफ सिस्टम, ये चेंजेस उन्होंने कम्युनिकेशन में किए। एडमिनिस्ट्रेटिव में चेंजेस किए, जैसे कि जुडिशरी में उन्होंने दीवानी अदालत बनाई, निजामत अदालत बनाई, सादर दीवानी अदालत और सादर निजामत अदालत बनाई, माने अपीलेट अदालत। वारन हेस्टिंग ने, बाद में कॉर्नवालिस ने मतलब ये करके सर्किट कोर्ट्स बनाए। और 4 जैसे अपन बोलते हैं कि ढाका हो गया, मुर्शिदाबाद हो गया, ठीक है, या फिर पटना हो गया, इलाहाबाद हो गया, ऐसे 4 प्लेसेस पे सर्किट कोर्ट के साथ में जो अदर कोर्ट्स है, ऊपर वाले कोर्ट्स बनाए, जो मतलब अपीलेट कोर्ट बनाए 4 जगह पे। उसके बाद में हम बोल सकते हैं कि मतलब ऑर्गेनाइजेशन कहता था, पहले मुंसिफ थी, फिर रजिस्टर मतलब ब्लॉक लेवल पर रजिस्टर्ड अदालत थी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट थे, और फिर हाई कोर्ट्स वगैरह थे एट द हाईएस्ट लेवल, मतलब मद्रास, बॉम्बे एंड कलकत्ता प्रेसिडेंसी विलियम बेंटिक के ड्यूरेशन में और उनके आने वाले बाद में, उनके अगले पीरियड में। उसके बाद में पुलिस पीरियड में भी रिफॉर्म हुए। थाना, मतलब जो थाने थे वो इंडियन दरोगा के अंडर थाना रखा गया। डिस्ट्रिक्ट में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी माने कि एसपी रखा गया, ठीक है, कुछ इस तरह से हुआ। फिर कलेक्टर का ऑफिस वारन हेस्टिंग ने बनाया। लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सर्विसेज का जनक माना जाता है, क्योंकि उन्होंने फिर क्या किया, जमींदार, पहले टैक्स कलेक्शन करने का काम जमींदार करते थे, उनको उनके ड्यूटी से हटा के अब कलेक्टर टैक्स कलेक्शन करने के लिए कर रहे थे, इसलिए उनको टैक्स कलेक्टर या कलेक्टर कहा जाता था, ठीक है। फिर बाद में क्या हुआ, उन्होंने एक संहिता लाई जिसे हम सिविल सर्विस कोड बोलते हैं। उसमें आईएएस मतलब उस लेवल के जो सिविल सर्वेंट थे वहाँ तक के उनकी सैलरी, उनके अलाउंसेस, उनका क्या स्ट्रक्चर रहेगा सर्विस का, टर्म्स एंड कंडीशन, सब कुछ मेंशन था, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ऑफिस ऑफ कलेक्टर, फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस की सिविल सर्विस कोड, ये होता रहा। उसके बाद में चेंजेस किए उन्होंने लैंड रिफॉर्म में गाइस उन्होंने 3 रिफॉर्म किए। जैसे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल और बिहार, उड़ीसा के रीजन में परमानेंट लैंड सेटलमेंट सिस्टम लाई। उसके बाद में साउथ इंडिया में रीड और मुनरो ने मिलके, चार्ल्स मुनरो और रीड ने मिलके रैयतवारी सिस्टम लाई। और फिर नॉर्थ वेस्ट इंडिया में महलवारी सिस्टम आई। उसमें क्या हुआ, लैंड रेवेन्यू मतलब परमानेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम में लैंड रेवेन्यू फिक्स किया गया। और मतलब वन ऑफ द 11th पार्ट जमींदार रखेंगे जो भी टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, और बाकी 10th पार्ट वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देंगे। और टैक्स का रेट फिक्स नहीं किया था, मतलब जमींदार जितना चाहे वसूल सकते थे पीजेंट से। और दूसरी बात, इसमें जो लैंड ओनरशिप हो वो पीजेंट के साथ नहीं है, मतलब पीजेंट लैंड के ओनर नहीं है, ठीक है। तो ये थी। और उसके बाद वो एक्सप्लॉयटेटिव थे, क्योंकि बहुत सारा टैक्स कलेक्ट करते थे, एक्सप्लॉयटेटिव थी। लॉर्ड मतलब अब्सेंटी लॉर्ड लैंडिज्म की भी उसमें ये हुआ, प्रिवेल हुआ। तो जो रैयतवारी साउथ इंडिया में लाई गई, उसमें लैंड ओनरशिप पीजेंट के ही पास थी, मतलब वो एक्चुअल मालिक थे उनके ज़मीन के, और ज़मींदार तो नहीं थे, मतलब ज़मींदार लैंड कलेक्ट नहीं कर रहे थे, बल्कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी खुद टैक्स कलेक्ट करती थी डायरेक्टली पीजेंट से। कोई तो भी ऑफिसर अपॉइंट करते थे, वो टैक्स कलेक्ट करता था, ठीक है। और एक महलवारी सिस्टम आई। महलवारी सिस्टम में लैंड ओनरशिप पीजेंट के ही साथ में थी, लेकिन डायरेक्टली एक पीजेंट से ना होकर ये ग्रुप बनाया जाता था विलेज का, जिसे महल कहते थे। और कोई एक व्यक्ति मतलब जो उस गांव का मुखिया है वो सब पीजेंट से कलेक्ट करता था, हर महल के फिर एक कलेक्ट होते थे हर मुखिया मिलके, और फिर वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया जाता था। अब इन सभी लैंड रिफॉर्म में मतलब क्या था, एक्सप्लॉयटेशन क्यों हो रहा था पीजेंट का, क्योंकि एक तो जो टैक्स रेट था वो बहुत ही ज़्यादा हाई था, इसलिए जो पीजेंट थे उनका डेप बढ़ा, इंडेपनेस बढ़ी, मनी लेंडर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे कर्जे देते थे, इसलिए पावर्टी बढ़ी, इम्पावरिश हो गई हमारी किसान, ठीक है। और कोई इनोवेशन नहीं हो रहा था खेती में, कोई प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए काम नहीं कर रहा था, ठीक है ना गाइस। सब कुछ एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम हो रही थी, लैंड का रेट भी रिवाइज नहीं हो रहा था। इस वजह से
पिजन के अगेंस्ट जा रही थी लैंड रेवेन्यू सिस्टम, तो उन्होंने कुछ लैंड रेवेन्यू सिस्टम में चेंज किए और फिर सोशल रिफॉर्म किए, जैसे विडो रीमैरिज एक्ट किया, या फिर हम बोल सकते हैं कि उन्होंने सतीबंदी कायदा किया, इन्फेंटिसाइड एक्ट किया, मतलब प्रिवेंशन ऑफ इन्फेंटिसाइड एक्ट किया, ठीक है ना। तो इन सोशल रिफॉर्म के वजह से भी ऑर्थोडॉक्स सेक्शन ऑफ द सोसाइटी रही होगी, वो ब्रिटिशर के खिलाफ गई थी। तो ये सब चीज़ें उन्होंने किए, ठीक है गाइज। अब ये जो चेंजेस हुए, इन चेंजेस का परिणाम ऑब्वियसली हमें मिलेगा छोटे मोटे रिवॉल्ट के स्वरूप में, क्योंकि देखिए जब कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब लैंड रेवेन्यू की चेंजेस लाए तो किसान बहुत नाराज हो गए। उन्होंने कुछ फॉरेस्ट में भी चेंजेस किए, मतलब अब फॉरेस्ट में किसी भी प्रकार की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो सकती है, फॉरेस्ट में एग्रीकल्चर हो सकती है, फॉरेस्ट में जो मनी लेंडर है, जो आउटसाइडर है, वो जाके रह सकते हैं। इस वजह से फॉरेस्ट में जो लिवलीहुड का जरिया था, जो ट्राइबल लोग हैं हमारे आदिवासी जो लोग हैं, वो फॉरेस्ट पर ही डिपेंड थे, लेकिन ब्रिटिश पॉलिसीज की वजह से उनको भी दिक्कत आ रही थी, उनका फॉरेस्टेड एरिया भी कहीं तो भी इंक्रोच हो रहा था। इसलिए ट्राइबल है, इसलिए जो हम बोल सकते हैं कि किसान हैं, जो सोशल रिफॉर्म के वजह से ऑर्थोडॉक्स सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, ज़मींदार को भी हेरिडिटरी नहीं माना गया था, उनको यहाँ से वहाँ उनकी ज़मींदारी भी ले दी जाती थी, इसलिए छोटे ज़मींदार हो गए। सब भी का ब्रिटिशों के अगेंस्ट क्या हुआ, असंतोष भड़कने लगा। मीन्स दे स्टार्टेड रिसेंटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बिकॉज ऑफ सो मेनी चेंजेस दे हैव ब्रॉट डाउन इन इंडिया। तो अब हुई शुरुआत किसको, ब्रिटिश विरोध को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरोध को, क्योंकि इन सारे चीज़ों की वजह से अब विरोध का स्वरूप क्या रहा होगा। देखिए चेंजेस समझ में आ गए, अब देखते हैं विरोध, ऑपोजिशन। ऑपोजिशन कौन करेगा, पीजेंट करेंगे, पीजेंट रिवॉल्ट, और ट्राइबल करेंगे, ट्राइबल रिवॉल्ट, ठीक है गाइस, मतलब पीजेंट्स और ट्राइबल। और उन्होंने कुछ सोशल रिफॉर्म लाए थे, तो और वो क्या कह रहे थे कि हम सोशल रिफॉर्म इसलिए ला रहे हैं क्योंकि इंडियन पीपल्स आर बारबरिक, अनसिविलाइज, इट इज़ अ वाइट मैन बर्डन और वी आर ऑन द इवेंजेलिकल मिशन, कि इन बारबरिक लोगों को हमें सुधार करना है, हमारा रूल उनके लिए बेनिफिशियल है, भगवान ने ही हमें तुम्हारे वेलफेयर के लिए यहाँ भेजा है, वगैरह वगैरह। तो इसके वजह से भी इंडिया में क्या होना शुरू हुआ, सोशल रिफॉर्म होने शुरू हुए, क्योंकि उन्होंने एजुकेशन भी लाया था। जैसे एजुकेशन देखते हैं हम यहाँ पे चेंजेस में, एजुकेशन का भी एक चेंज है। एजुकेशन में उन्होंने क्या क्या किया था देखिएगा, इन शॉर्ट अगर हम समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले लॉर्ड मैकॉले ने इंग्लिश में एजुकेशन देने की बात कही, ठीक है। और देयर वाज द डिबेट ओरिएंटलिस्ट वर्सेस एंग्लिशिस्ट, उसमें एंग्लिशिस्ट जीत गए। अब इंडिया को एजुकेशन देना है और वो इंग्लिश में देना है, ऐसा डिसाइड हो गया, ठीक है। बाद में चार्ल्स वुड आए, चार्ल्स वुड का 1853 जिसे हम चार्ल्स वुड डिस्पैच भी बोलते हैं, उन्होंने बोला कि मास को एजुकेशन देना चाहिए, प्राइमरी एजुकेशन वर्नाकुलर लैंग्वेज में होना चाहिए, वुमन को भी एजुकेशन देना चाहिए, वोकेशनल ट्रेनिंग करनी चाहिए, ठीक है गाइस। ये सब उनके जो चेंजेस रहे हैं वो एजुकेशन में चेंजेस करने की उन्होंने कोशिश की। जैसे एजुकेशन के चेंजेस को अगर ब्रीफ में समझना हो तो वारन हेस्टिंग ने मदरसा इस्टेब्लिश किया था 1781 में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी इस्टेब्लिश हुई थी 1784 बाय विलियम जोन्स द्वारा। उसके बाद में संस्कृत कॉलेज जोनाथन डंकन ने 1791 में 1833 के एक्ट में, जैसे हमने देखा था 1 लाख एजुकेशन के प्रमोशन के लिए। फिर मैकॉले मिनिट आया जिसमें एंग्लिशिस्ट जीत गए। फिर चार्ल्स वुड का बारे में हमने देखा। उसके बाद में 1857 में 3 यूनिवर्सिटीज़ बनी, बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता में। उसके बाद में 1882 में हंटर कमीशन आया, ठीक है। उसके बाद में 1904 में रेलवे कमीशन आया। फिर यूनिवर्सिटी के लिए 1916 में सैडलर कमीशन आया और 1929 में हार्टोग कमीशन आया। फिर वर्धा प्लान और फाइनली 1944 में सैडलर कमीशन आया। तो कुछ इस तरह का एजुकेशन का उन्होंने ये किया था। एजुकेशन की वजह से क्या हुआ था, जो न्यूली एजुकेटेड क्लास है, मिडिल क्लास, उनको समझ गया डेमोक्रेसी क्या होती है, लिबर्टी क्या होती है, इक्वालिटी क्या होती है, हमारे ऊपर ब्रिटिशों का शासन है, ये हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। उन्होंने फिर भारत के जो पुराने शास्त्र थे उनके भी जो कुछ चीज़ें गलत हो रही थी उनको भी रीज़न से तोला मोला। फिर जो सती जैसी प्रथा है, विडो रीमैरिज जैसी प्रथा है, उनका हमारे न्यूली एजुकेटेड मिडिल क्लास ने विरोध किया। इस तरह से सोशल रिफॉर्म का वातावरण इंडिया में बन गया, ठीक है।
ये जो चेंजेस है, इस चेंजेस का ये परिणाम है पीजेंट की मूवमेंट, ट्राइबल की मूवमेंट और साउथ मतलब सोशल रिफॉर्म। अब पीजेंट की मूवमेंट में हम अगर देखें तो अर्ली पीजेंट मूवमेंट में जैसे कि गाइज सन्यासी रेबिलियन आती है, ठीक है ना, जैसे कि फकीर अपराइजिंग आती है, ठीक है। ट्राइबल में दो प्रकार के रिवॉल्ट हुए थे, फ्रंटियर्स ने किए, फ्रंटियर माने जो हमारे बॉर्डर एरिया में रहने वाली ट्राइबल, और नॉन फ्रंटियर माने जो हमारे सेंट्रल इंडिया में रहने वाली ट्राइबल। इसमें आते हैं अहोम, खासी, जैसे कि अहोम में गोमधर कोनवर के नेतृत्व में उठाव किया था, खासी में तीरथ शाह के नेतृत्व में उठाव हुआ था। यहाँ पे ट्राइबल में आते हैं खोंड, चक्रधर बिसोई ने किया था खोंड का नेतृत्व। फिर हम जैसे कि रामोशी सेवाराम के नेतृत्व में खड़े हुए थे ब्रिटिश के विरोध में, या फिर हम उसमें बोल सकते हैं कि संथाल, सिद्धू एन कानू ने संथाल ये किया था, रिवॉल्ट किया था। तो ये थे ट्राइबल, ये थे नॉन ट्राइबल, और ये थे पीजेंट रिवॉल्ट। अब इन रिवॉल्ट के बारे में अगर छोटी सी हिस्ट्री आपको बता दी जाए, क्योंकि इतना ही रखना है, आज ज़्यादा तो ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन हम जान सकते हैं कि अगर रखना है तो पीजेंट मूवमेंट में इंडिगो मूवमेंट याद रख सकते हैं, जो हुई थी नील उत्पादक क्षेत्रियों द्वारा, जिन्होंने विष्णु और दिगंबर विश्वास ने उनका नेतृत्व किया था। उस पर भवानी पाठक, चौधरानी और वो भी लोग उसमें शामिल थे, और उसमें सबसे बड़ी बात नील दर्पण भी लिखी गई थी दीनबंधु मित्रा द्वारा। उसके बाद में हम डेक्कन राइट भी होते 1850, मतलब वो बाद की स्टोरी, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है गाइज। ये पहले वाले याद रखते हैं, पहले तो सन्यासी और फकीर अपराइजिंग, ठीक है गाइज। और ट्राइबल में भी हमने देखा बहुत सारे हुए थे, खासी, अहोम और फिर संथाल, खोंड, ठीक है। तो ये सब हुए थे यहाँ पे ट्राइबल अपराइजिंग में हमने देखा था, ठीक है गाइज। 1857 के बाद की जो रिवॉल्ट हुए होंगे वो हम 1857 के बाद के स्टोरी में देखेंगे। तो ये रिवॉल्ट हुए, उसके बाद में जो सोशल रिफॉर्म हुए, उप सोशल रिफॉर्म भी बहुत सारे हुए, तो हम सोशल रिफॉर्म को थोड़ा सा ब्रीफली देख ही लेते हैं। कुछ सोशल रिफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि राजा राम मोहन राय इज नोन फॉर व्हाट, इज नोन फॉर द सतीबंदी। विलियम बेंटिक ने सतीबंदी बंद कर दी बिकॉज राजा राम मोहन राय ने क्या किया था, सतीबंदी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया था, ठीक है गाइस। राजा राम मोहन राय के बारे में छोटा सा जान लेते हैं। उन्होंने आत्मीय सभा इस्टेब्लिश की थी 1814 में, और 1828 में उन्होंने ब्राह्मो समाज भी इस्टेब्लिश कर दिया था, और बाद में सती के लिए काम किया। उन्होंने संवाद कौमुदी लिखी, उन्होंने परसेप्ट ऑफ जीसस लिखा, गिफ्ट टू द मोनोथिज्म बुक लिखा, और सबसे बड़ी बात हिंदू कॉलेज की इस्टेब्लिश भी किया उन्होंने 1816 में, ठीक है। तो ब्राह्मो समाज की इस्टेब्लिशमेंट इज द मेन, एंड सती, दोनों चीज़ें याद रखें राजा राम मोहन राय के बारे में। फिर ब्राह्मो समाज बाद में उनके डेथ के बाद देवेंद्रनाथ टैगोर ब्राह्मो समाज की लीडरशिप लीडरशिप टेक ओवर करते हैं। लेकिन जब केशव चंद्र सेन आते हैं, तब केशव चंद्र सेन के आने के बाद उनके आइडिया जो थे बड़े ही कॉस्मोपॉलिटन और रैडिकल थे, जो देवेंद्रनाथ को पसंद नहीं आते। फिर पहला स्प्लिट होता है ब्राह्मो समाज में, आदि ब्राह्मो समाज बनता है और ब्राह्मो समाज बनता है, ब्राह्मो समाज ऑफ इंडिया बनता है। तो ब्राह्मो समाज ऑफ इंडिया केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में बनता है, और आदि ब्राह्मो समाज देवेंद्रनाथ टैगोर। उसके बाद भी एक स्प्लिट होता है, क्योंकि क्या होता है, अपनी जो लड़की, छोटी सी लड़की को, मतलब छोटी लड़की को, 14 साल की लड़की को वो एक कुछ बिहार के राजा के साथ शादी करवा देते हैं, जिस वजह से बाकी जो अनुयायी वो नाराज होते हैं केशव चंद्र सेन से, और वो बोलते हैं कि हम साधारण लोग हैं, हम साधारण ब्राह्मण समाज स्थापन करते हैं, आप अपना समाज के साथ रहिए। तो कुछ इस तरह से हुआ था। उसके बाद में बंगाल में हेनरी विवियन डेराजो नामक एक टीचर था, उन्होंने डेराजो मूवमेंट शुरू की थी। वो बड़ा ही रैडिकल था, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रैटर्निटी पर बातें होती थी उसमें, और साथ में जो स्कूल, मतलब जो कॉलेज वाले लड़के हैं वो इन्फ्लुएंस थे हेनरी विवियन डेराजो से, उसे हम यंग बंगाल मूवमेंट के नाम से जानते हैं। उसके बाद में आर्य समाज अपने
मूलशंकर तिवारी यानी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की इस्टेब्लिशमेंट की थी। ये एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट थी, क्योंकि देखिए सोशल रिफॉर्म दोनों भागों में है, रिफॉर्मिस्ट और रिवाइवलिस्ट। रिफॉर्म में माने जो एक स्पेसिफिक एंगल को क्या करते हैं, सुधारना करना चाहते हैं, और जो और किसी भी ट्रेडिशन को रीजन के तराजू में तोलते हैं। और जो रिवाइवलिस्ट होते हैं वो ग्लोरियस पास्ट की बातें करते हैं, ग्लोरियस पास्ट को ब्रिंग बैक करना चाहते हैं, ठीक है। तो जो दयानंद सरस्वती है कि उनकी जो रिवाइवलिस्ट मूवमेंट है आर्य समाज, उन्होंने शुद्धिकरण मूवमेंट भी कराई, ठीक है, शुद्धि मूवमेंट लॉन्च की। साथ ही साथ में वेदास आर इनफॉलिएबल, माने वेदास को उन्होंने परम सत्य माना और कहा कि वी शुड गो बैक टू द वेदास, ठीक है। उन सत्यार्थ प्रकाश करके एक बुक भी उन्होंने लिखी। उसके बाद में उसमें भी एक स्प्लिट देखने को मिलता है, जैसे वेस्टर्न एजुकेशन के लेकर के कोई चाहता है कि वेस्टर्न एजुकेशन होना चाहिए, कोई चाहता है गुरुकुल ही होना चाहिए। वेस्टर्न एजुकेशन में जो कहते हैं वो है लाला लाजपत राय, और गुरुकुल में होते हैं दत्ता विद्यार्थी करके, ठीक है। तो ये पहला स्प्लिट है, इसमें कॉलेज पार्टी एंड महात्मा पार्टी वाला पहला स्प्लिट हमें देखने को मिलता है आर्य समाज में। तो उसके बाद में जो मूवमेंट होती है गाइस, ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक इम्पॉर्टेंट है, बंगाल के सोशल रिफॉर्मर है। ही इज नोन फॉर द विडो रीमैरिज। उनके एफर्ट्स की वजह से वुमन, जैसे बेंथुने स्कूल, और वुमन को बहुत सारा एजुकेशन मिला, क्योंकि he is known as a pioneer of women education in India, and at the same time विडो रीमैरिज एक्ट बना 1856 में विद्यासागर की वजह से, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की वजह से। महाराष्ट्र में ईश्वर चंद्र विद्यासागर विष्णु शास्त्री को कहते हैं, विष्णु शास्त्री पंडित को, क्योंकि उन्होंने विडो रीमैरिज एसोसिएशन महाराष्ट्र में इस्टेब्लिश की थी। तो ये रहा ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में। बाद में हम जानते हैं कुछ छोटा सा ज्योतिबा फुले के बारे में। ज्योतिबा फुले महाराष्ट्र के सोशल रिफॉर्मर है। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। वुमन का पहला स्कूल 1848 में बीडे के वाड़े में शुरू किया था। साथ ही में उन्होंने कुछ बुक्स भी लिखे, जैसे गुलामगिरी, शेतकऱ्याचा आसूड, कसब, सार्वजनिक सत्य धर्म करके, और जाति का विरोध किया उन्होंने, ठीक है। मतलब ही वांटेड टू कंप्लीटली जो भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन वो ख़त्म हो, ठीक है। उसके बाद में रामकृष्ण परमहंस ने और विवेकानंद ने मिलकर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना बेलूर में की थी, और उनका था कि जो वेदांता की जो फिलॉसफी है वो उनको प्रोपेगेट करनी थी, और साथ में एक कुछ यंग मॉन्क का बैंड बनाना था जो भारत के लिए पूरी तरीके से डेडिकेटेड हो सके, ठीक है गाइस। अब वेदांता एक फिलॉसफी है जिसमें पुरुष और प्रकृति को अलग अलग नहीं माना जाता, एक ही माना जाता है। इट इज़ अ फिलॉसफी ऑफ वननिज्म, मतलब वननेस की फिलॉसफी है। सब कुछ एक है, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, जिसके पायोनियर है आदि शंकराचार्य जी। बाद में हम देखते हैं गाइस, शुद्धि मूवमेंट तो समझ चुके। थियोसॉफिकल सोसाइटी ब्लाउस्की एंड अल्कॉट ने यूएसए में शुरू की थी। भारत में प्रचार प्रसार करने का काम किया था एनी बेजेंट जी ने। एनी बेजेंट ने किया था अड्यार में। एनी बेजेंट होम रूल में भी शामिल हुई थी। उन्होंने सेंट्रल हिंदू यूनिवर्सिटी भी बनाई, और उनके 2 न्यूज़पेपर है, न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ, ठीक है गाइज। और इस तरह से हुआ था। और साउथ इंडिया में भी सोशल रिफॉर्म शुरू हुए थे, जैसे SNDP, श्री नारायण धर्म परिपालन सभा, जो नारायण गुरु ने शुरू की थी, ठीक है। ये हमें जानना चाहिए। और साथ ही में साथ टेम्पल एंट्री मूवमेंट भी हुई थी साउथ इंडिया में, ठीक है, SNDP, टेम्पल एंट्री मूवमेंट। और हम देखते हैं कि EVR नाइकर ने शुरू की थी सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, ये भी हमें देखना चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट ऑफ EVR नाइकर एंड SNDP ऑफ नारायण गुरु। और बाद में हम जानते हैं मुस्लिम में जैसे कि सर सैयद अहमद ने वेस्टर्न एजुकेशन लाने के लिए मुस्लिम में मोहम्मदन एंग्लो एजुकेशन सोसाइटी शुरू की थी, ठीक है। तो ये मुस्लिम की वो है। और दूसरी अहमदिया मूवमेंट भी है जो मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने शुरू की थी। कुछ रिवाइवलिस्ट भी है, जैसे देवबंद मूवमेंट है, ठीक है। और साथ में देवबंद मूवमेंट जो कि एक रिवाइवलिस्ट है। और कुछ रही बात स्त्रियों के बारे में, तो स्त्रियों के बारे में हम जान सकते हैं कि जैसे भारत श्री महामंडल देवी चौधरी रानी ने शुरू किया था। लेडी सोशल कॉन्फ्रेंस रमाबाई रांडे ने बनाई थी। आर्य महिला समाज पंडिता रमाबाई ने। और नेशनल वुमेन कॉन्फ्रेंस बनाई थी मीराबाई टाटा ने। एंड ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस मार्गारेट कजन ने बनाई थी। एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट मुस्लिम में वहाँ भी थी, जो शाह वली उल्लाह ने इस्टेब्लिश की थी।
और ये रही कुछ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स इन इंडिया गाइज। तो ये सारी चीज़ें हुई, मतलब क्या क्या हुआ, ये सारी चीज़ें हुई। जैसे कि चेंजेस हुए, पहले तो ब्रिटिश आए, फिर किया कॉन्केस्ट, जिसमें इंडियन और जो फॉरेन दोनों का क्या उन्होंने डिफीट। उसके बाद में लाए चेंजेस, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल, जैसे एजुकेशनल, जैसे सोशल रिफॉर्म, जैसे लैंड रेवेन्यू, जैसे कम्युनिकेशन, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एंड जुडिशरी। और इन सब चीज़ों का रिएक्शन हमें देखने को मिला रिवॉल्ट में, पीजेंट, जैसे कि सन्यासी, फकीर अपराइजिंग, ट्राइबल जैसे कि अहोम, खासी, खोड, बिल, रामोशी वगैरह। जैसे कि आप देखते हैं कि मुंडा मूवमेंट जो कि है वो बाद में देखेंगे, मुंडा पबना मूवमेंट या फिर मोपला, ठीक है। पीजेंट में आप इतना ही याद रखिए, पहले तो फिलहाल पीजेंट में रखिए सन्यासी, फकीर एंड मोपला। और ट्राइबल में अहोम, खासी, फ्रंटियर में और नॉन फ्रंटियर में संथाल, खोंड, रामोशीन, भिल। उसके बाद में जब हम आते हैं तो सोशल रिफॉर्म में रिवाइवलिस्ट, उन रिफॉर्मिस्ट, राजा राममोहन राय, विश्वचंद्र विद्यासागर, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, ज्योतिबा फुले एंड सत्यशोधक समाज, ठीक है गाइज। और हेनरी वेवेन डिराजो की बंगाल यंग मूवमेंट। उसके बाद में ये हुई सोशल रिफॉर्म, इम्पोर्टेंट सोशल रिफॉर्म हम ध्यान में रख सकते हैं। और इन सब चीज़ों का परिणाम अल्टीमेटली छोटी छोटी रिवॉल्ट का, सोशल रिफॉर्म का लार्जर इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है लार्जर रिवॉल्ट में, जिसे हम बोलते हैं 1857 का रिवॉल्ट। अब अगर मैं आपको कुछ इसमें कॉजेस पूछूं तो शायद आप कॉजेस अपने आप बता देंगे 1857 के रिवॉल्ट की, क्योंकि कॉजेस तो अब पता ही हो चुके होंगे आपको अभी तक। कॉजेस क्या ही रहे होंगे। जैसे अपन सोशल कॉजेस बोलेंगे तो सोशल कॉजेस में क्या आएगा, सोशल कॉजेस में आएगा कि ब्रिटिशर ने जो सोशल रिफॉर्म किए उसके वजह से ऑर्थोडॉक्स सेक्शन ऑफ द सोसाइटी नाराज हुई, ठीक है। और साथ ही साथ जो आम जनता भी थी वो चाहती थी कि सोशल रिफॉर्म खुद हमारे सोसाइटी से आए। ये बाहर के लोगों ने जो हमारे धर्म में, हमारे समाज में इंटरफेयर कर रहे हैं। हम जैसे अब देखते हैं कि जो नए एडमिनिस्ट्रेटिव टूल उन्होंने लाए, जैसे जुडिशरी लाई, पुलिस लाई। तो जुडिशरी बहुत ही एक्सपेंसिव थी, पुलिस टॉर्चर की इंस्टीट्यूशन बन गई थी, इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के बाप मशीनरी भी कैसी थी, एक्सप्लॉइटेटिव थी। फिर पॉलिटिकल में आते हैं सब्सिडरी अलायंस, ट्रीटी ऑफ सब्सिडरी अलायंस एंड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में। सब्सिडरी अलायंस की शुरुआत भारत में डुप्ले ने की थी और उसको फेमस किया है लॉर्ड वेलेस्ली ने। सब्सिडरी अलायंस माने क्या, जो भी इंडियन पावर है जो खुद का प्रोटेक्शन नहीं कर सकती खुद के भरोसे, वो क्या करेगी, उनको ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी सपोर्ट करेगी, लेकिन उसके बदले में क्या करना पड़ेगा, उनको एक ट्रीटी साइन करनी पड़ेगी, ट्रीटी ऑफ सब्सिडरी अलायंस। उसमें ये लिखा था कि आर्मी का पूरा खर्चा वो जो रूलर है वो देगा, साथ ही में ये ब्रिटिश रेसिडेंट कोर्ट में रहेगा उस रूलर के। और किसी भी फॉरेन पावर के साथ अगर किसी भी तरह का रिलेशन बनाना हो तो वो पहले ब्रिटिश एजेंट से पूछेगा, बाद में ही वो कर सकता है, ठीक है। सो इस तरह से कुछ ट्रीटी की ये थी, शर्तें थी। अगर पेमेंट नहीं कर पाया आर्मी का तो कुछ भाग टेरिटरी, कुछ हिस्सा उस रूलर का, कुछ टेरिटरी का ब्रिटिश ले लेंगे। तो ये सब्सिडरी अलायंस है। और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ये जो है वो डलहौजी ने लाई। उसमें कहा था कि जो भी इंडियन रूलर है, एडॉप्टेड जिनका सन है, उनको हम रूलर नहीं मानेंगे। मतलब इंडियन रूलर एडॉप्ट सन नहीं कर सकते हैं बस अपने प्राइवेट के, मतलब पर्सनल लाइफ के लिए, लेकिन वो एडॉप्टेड सन को उत्तराधिकारी उस गद्दी का, उस राज्य का नहीं माना जाएगा। वो ब्रिटिश कैप्चर कर लेंगे या ब्रिटिश एनेक्ट कर लेंगे उसको। ये था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। जैसे कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत उन्होंने सातारा, संबलपुर, भगत राम, झांसी, नागपुर ये कैप्चर एनेक्स किए।
और सब्सिडरी अलायंस में जैसे निज़ाम के साथ सब्सिडरी अलायंस, मराठोस के साथ, मैसूर के साथ, इस तरह से उन्होंने सब्सिडरी अलायंस के तहत एनेक्स किए बहुत सारे किंगडम, छोटे मोटे राज्य। इस वजह से जो रूलर भी थे और जनता भी थी वो भी क्या थी, अगेंस्ट थी ब्रिटिशर की। जैसे रानी की झांसी की रानी, उन्होंने क्या किया था, उनका एडॉप्टेशन नहीं माना गया, इसलिए 1857 के रिवॉल्ट में शी बिकेम अ मेन लीडर एंड ट्रू वॉरियर। तो ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे रूलर भी रहे होंगे जो अगेंस्ट थे ब्रिटिश के। इकोनॉमिक रीजन में हम क्या बोल सकते हैं, जैसे हमारे ट्रेड, छोटे मोटे क्राफ्ट्समैन थे, ट्रेडर थे, वो तो पूरी तरह से बर्बाद हो चुके थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पॉलिसीज की वजह से। और साथ में मुगल रूल खत्म हो चुका था, छोटे मोटे किंगडम को भी एनेक्स कर लिया था, इसलिए वहाँ पे जो ट्रेडर थे, छोटे मोटे क्राफ्ट्समैन थे, आर्टिस्ट थे, अब वो मुगल कोर्ट, मुगल राज्य छोटे मोटे किंगडम उन्हें पैट्रोनेज करते थे, मतलब हम उनके किंगडम में रखते थे। लेकिन अब वही नहीं रहे तो वो तो बेरोजगार हो गए बेचारे, वो भी विरोध में थे। और साथ में लैंड रेवेन्यू सिस्टम, मतलब ज़मीनी सुधारना जो लाए, परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवारी, महलवारी, टैक्स हाई रेट, इस वजह से पीजेंट्री भी मतलब ये हो गई, उनके विरोध में आ गई। ठीक है, मिलिट्री रीजन भी थे, जैसे इनलिस्टमेंट एक्ट आया, इनलिस्टमेंट एक्ट आया, साथ में जो लोग थे आर्मी में वो बाहर जाते थे, अपना ओशियन क्रॉस करके भी जाते थे, वो हमारे यहाँ गलत माना जाता था, हमारे प्रैक्टिस में उनको जाना पड़ता था दूसरे कंट्रीज में सर्व करने के लिए। साथ में पेंशन जो भत्ता था वो भी उन्होंने रद्द कर दिया था, जैसे म्यांमार में, अफगानिस्तान में अगर सर्व भी किया तो उनको पेंशन भत्ता नहीं दिया जाएगा या अलग से एक्स्ट्रा अलाउंसेस नहीं दिए जाएंगे भारत में बाहर मिलिट्री सर्विस प्रोवाइड करने के। साथ में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी होता था और हायर रैंक अचीव भी नहीं कर सकते थे मिलिट्री में। और साथ में जो मिलिट्री के लोग थे वो थे तो अल्टीमेटली किसान के ही बेटे, अगर हमारे माँ बाप दुखी रहेंगे तो उसका परिणाम बेटे भी दुखी रहेंगे। ठीक है, और जो था इमीडिएट कारण था, नई नई न्यू राइफल इंट्रोड्यूस की गई थी और उसमें जो कार्ट्रिज था उसको दांतों से बाइट ऑफ करना पड़ता था। और वो जो कार्ट्रिज में वो जो चर्बी लगाई थी बाइट ऑफ करने वक्त, जो बाइट ऑफ करने वक्त कार्ट्रिज लगा हुआ था वो बना था चर्बी की, गाय की और जो पिग थी उनके। और वो दोनों धर्मों के लिए मतलब सही नहीं था, हिंदूज भी गाय को पवित्र मानते थे और मुस्लिम भी, तो इसलिए हम देखते थे कि पिग और सुअर और गाय की चर्बी को काटना पड़ता था। ये एक अफवाह फैलाई गई थी, वो रियलिटी भी थी मतलब। तो ये सभी वजहों से क्या हुआ, 1857 का गाइज रिवॉल्ट हुआ। अब हम जानते हैं कहाँ कहाँ रिवॉल्ट हुआ, कौन कौन से नर्व सेंटर थे रिवॉल्ट के। ठीक है, नर्व सेंटर ऑफ रिवॉल्ट, तो नर्व सेंटर ऑफ रिवॉल्ट में गाइज जैसे दिल्ली में कौन था, बहादुर शाह जफर, लास्ट रूलर ऑफ मुगल एम्पायर, और उसको साथ दे रहा था बख्त खान। कानपुर में नाना साहब, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है गाइस, नाना साहब और तांत्या टोपे। और बिहार में थे कुंवर सिंह, लखनऊ में बेगम हजरत महल थी। ठीक है, लखनऊ बेगम हजरत महल। ठीक है, बिहार कुंवर सिंह। तो ये सारे लीडर और ये सारे 9 सेंटर थे गाइस 1857 के रिवॉल्ट के। और वन बाय वन करके सप्रेस भी किया था, जैसे दिल्ली में हडसन ने सप्रेस किया, झांसी में ह्यूरोज ने, कानपुर में कर्नल कैंपबेल ने रिवॉल्ट को सप्रेस करने की कोशिश की थी। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान भी थे वहाँ पे, शायद रायबरेली में। तो ये सारे 9 सेंटर थे, वन बाय वन करके ब्रिटिशर ने सप्रेस किया। और बाद में आती है प्रोसेस कैसे फॉलो की। शायद मई में 1 मई से रिवॉल्ट की शुरुआत होनी थी, लेकिन पहले ही बलरामपुर में के इन्फेंट्री ने क्या किया था, विरोध किया था और रिवॉल्ट की शुरुआत कर दी थी। बाद में बराकपुर में मंगल पांडे ने के साथ इंसिडेंट हुआ, उनको फांसी दी गई। और फिर 1 मई से मीरठ से इस रिवॉल्ट की शुरुआत हो गई। ठीक है, और ब्रिटिशर ने इस तरह से सप्रेस भी कर दिया एंड इट वाज अ फेल्यूर। अब फेल्यूर के रीज़न क्या थे, रीज़न ऑफ फेल्यूर, वो ट्रेडिशनल मीन से फाइट कर रहे थे, ट्रेडिशनल वेपन थे, कोई फॉरवर्ड लुकिंग आउटकम नहीं था, मतलब फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसी नहीं थी, बैकवर्ड लुकिंग था रिवॉल्ट। मतलब वो मुगल रूल को लाना चाहते थे या इस्टेब्लिश करना चाहते थे।
साथ में हम देखते थे कि मिलिट्री, उन्होंने ब्रिटिश के पावर को अंडर एस्टिमेट किया था और खुद के पावर को ओवर एस्टिमेट किया था। ठीक है, साथ ही में ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ने सपोर्ट भी नहीं किया था। जैसे सिंधिया ने तो ब्रिटिश का सपोर्ट किया था, साउथ इंडिया में रिवॉल्ट पहुंचा ही नहीं। ठीक है, मार्च मतलब गोरखा लोगों ने भी सपोर्ट किया था ब्रिटिशर को, तो सारे सेक्शन ने भी सपोर्ट नहीं किया था। इंटेलेक्चुअल मिडिल क्लास ने भी सपोर्ट नहीं किया था। इस वजह से ये जो रिवॉल्ट रहा वो एक फेल्यूर रहा। ठीक है, लेकिन गाइज क्या ये सच में फेल्यूर था? तो नहीं, क्योंकि वीर सावरकर ने इसे फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहा। अब इंटरप्रिटेशन है, जैसे ब्रिटिश बोलते हैं कि मेयर सिपाही म्यूटिनी, ये बस सिपाही की म्यूटिनी थी। स्वतंत्र वीर सावरकर फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता पहला लड़ा बोलते हैं। साथ में जो बाकी है जैसे मुजुमदार है वो बोलते हैं कि इट स्टार्टेड एज अ म्यूटिनी बट टर्न्स इनटू द इंडिपेंडेंस। मतलब शुरुआत तो सिपाही म्यूटिनी से हुई, लेकिन बाद में उसने नेशनल कैरेक्टर ले लिया। और कुछ जैसे लोग हैं वो बोलते हैं कि इट was neither सिपाही म्यूटिनी national nor the war of independence, rather in between somewhere that। ना तो सिपाही की खाली म्यूटिनी थी, ना ही कोई बड़ा राष्ट्रीय वार था, ये कहीं बीच में था। तो इस तरह का इंटरप्रिटेशन भी इस वार का हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात इस वार की ये है कि 1857 रिवॉल्ट ने फर्स्ट टाइम इंडिया में इतने सारे लोगों को एक साथ लाया, हिंदू मुस्लिम ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। क्यों? एक ही शत्रु के अगेंस्ट, ब्रिटिश के। मतलब हम बोल सकते हैं कि इट स्टार्टेड द नेशनलिज्म इन इंडिया। फर्स्ट टाइम द नेशनलिज्म इन इंडिया स्टार्टेड। 1857 रिवॉल्ट सो द सीड ऑफ नेशनलिज्म एंड इंडिपेंडेंस और एंटी इंपीरियल स्ट्रगल इन इंडिया। इस वार ने ब्रिटिश विरोध के मूवमेंट की, नेशनलिज्म मतलब राष्ट्रवाद की और भारत के स्वतंत्र की सीड को जमीन में गाड़ दिया था। और मतलब ये भी था कि 1857 रिवॉल्ट के वजह से ही आने वाले समय में भारत की जर्नी एक नेशन बनने की शुरू हुई थी। अब हम 1857 के रिवॉल्ट तक ही इस पार्ट में जानेंगे, क्योंकि अगले पार्ट में हम देखेंगे भारत में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म का उदय कैसे हुआ, कैसे प्री पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले ऑर्गेनाइजेशन जैसे लैंड होल्डर सोसाइटी बनी, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बनी, पूना सार्वजनिक सभा, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस। फिर 1905 तक हम मॉडरेट की फेज देखेंगे, सूरत स्प्लिट देखेंगे, फिर एक्सट्रीमिस्ट की फेज देखेंगे, तिलक लाल बाल पाल का योगदान देखेंगे, 1909 का एक्ट देखेंगे, गदर मूवमेंट देखेंगे, मतलब रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ देखेंगे। फिर स्टार्ट करेंगे हम 1950 से गांधी के युग की, जिसमें गांधी भारत में आए 9 जनवरी 1915 को, खेड़ा किया, इलाहाबाद, चंपारण, फिर 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, फिर कांग्रेस स्वराज खिलाफत पार्टी, फिर सीडीएम मतलब सिविल डिसोबीडियंस में 1930 की, उसके बाद में 1935 का एक्ट गोलमेज परिषद आ, फिर 1937 में कांग्रेस का 8 स्टेट में रूल, उसके बाद में स्टार्ट ऑफ वर्ल्ड वार 2, उसके बाद में हम देखेंगे कैसे अगस्त ऑफर आई, कैसे क्रिप्स मिशन आया, कैसे मतलब कैबिनेट मिशन आया। ठीक है, और अल्टीमेटली हम देखेंगे कैसे माउंट बैटन आए, उन्होंने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया, और किस तरह 1947 में हमें क्विट इंडिया मूवमेंट या एनआईए का स्ट्रगल स्टोरी मतलब जो भी नेशनल इंडियन आर्मी सुभाष चंद्र बोस और स्ट्रगल स्टोरी के बाद में अल्टीमेटली कैसे हम 1947 में स्वतंत्र हो गए, इसके बारे में हम सेकंड पार्ट में जानेंगे। इफ़ यू लाइक इट डू सब्सक्राइब। थैंक यू।